हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ एमसीक्यूज, जहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे कुछ एमसीक्यूज का। ठीक है, ताकि हम हमारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ अराउंड 100 एमसीक्यूज कर लेते हैं। ठीक है, आज हम आगे के 100 एम हम इतने ही कुछ एमसीक्यूज आज के लेक्चर में फिर करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 के। तो बच्चों, तो वहां से जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। आ जाइए। तो कोशिश कीजिए साथ साथ आप भी अपना, आई होप आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया होगा। पहली बात तो मैं ये आशा रखता हूँ, है ना, ये उम्मीद रखता हूँ आप लोग से आपने पढ़ लिया है। उसके बाद आप ही मुझसे शायद पहले आंसर देते चलें। चलिए देखते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारे फर्दर क्वेश्चन। हो गया इसको, देखो। यस। अच्छा, एक बात, एक छोटा सा एक रेक्टिफिकेशन है हमारे प्रीवियस लेक्चर को लेके। 97 क्वेश्चन में मैंने शायद आपको आंसर बी बोल दिया था। वो जल्दी जल्दी में मैंने आपको बी बता दिया था, जबकि बच्चों इसका आंसर 97 का सी आएगा। ठीक है, सी कैसा आएगा? एक्चुअली पढ़ने में मेरे से गलती हो गया, बी वाले ऑप्शन में लिखा है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अभी देखो, क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है हमारा कि हम क्या करते हैं, एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं। कब करते हैं? जब एक का प्राइस ज्यादा और दूसरी का प्राइस उससे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको इट विद अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। मुझे इनएक्सपेंसिव लगा था, इसलिए मैंने बी बोल दिया था। मुझे लगा वो बी वाला ही है। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बोल रहा तो बी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सी, जिसमें लिखा नीचे इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, हम चीपर प्रोडक्ट जो होता है ना, जो जिसका प्राइस बढ़ गया, उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे? जिसका प्राइस चीपर हो। तो यहाँ पे 97 का आएगा सी। ठीक है, तो एक एक रेक्टिफिकेशन कर लेना छोटा सा। नाउ 90। अच्छा, और भी देख लेना तुम लोग, कहीं मैंने जल्दी जल्दी में किसी का फिर कोई ऑप्शन करना पड़ लिया तो तुम लोग को कैसा लगता है तो मुझे बता देना, रेक्टिफाई करा देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैं, एरर तो होते रहते हैं। अच्छा, एरर से एक और ध्यान आया मेरे को, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड उस दिन मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वांटिटेटिव था कि लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है या क्वालिटेटिव। तो बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट, सॉरी। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव नहीं है। ठीक है, उस दिन मैंने आपको क्वांटिटेटिव बता दिया था। ठीक है, अगेन वो मैं थोड़ा इधर उधर निकल गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है बच्चों आपका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। वो आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बता के देता कि भैया कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना क्वांटिटी कम होगा। वो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट करके नहीं देता है, वो सिर्फ इनवर्स रिलेशन शो करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी रेक्टिफाई कर लेना, याद रख लेना दिमाग में। लॉ ऑफ डिमांड क्या? क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव, यही है वो। लॉ ऑफ डिमांड क्या? वो क्वांटिटी क्वांटिटी घूमता है ना, तो क्वांटिटेटिव बोल दिया था उस दिन भी। तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है ना? यप। नाउ चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 100 तक हमने कर लिए थे, 101 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए 101, द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ इंडिफरेंस का, या बोथ या नाइदर, कोई भी नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड का रीजन क्या होता है बच्चों? लॉ ऑफ डिमांड का रीजन होता है सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पढ़ा था रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। तो रीजंस में सबसे पहला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंडिफरेंस का कोई रिश्ता ही नहीं लॉ ऑफ डिमांड से, तो बेटा इसका आंसर है ए। ठीक है, 101 का ए। 102, अंडर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर्स कंटिन्यू बाइंग टिल प्राइस इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी, हेंस एट लोअर प्राइसेस। अभी देखो सर, चलिए क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आप ऐसा बोलेंगे मेरे को, बेटा माना ये आउट ऑफ सिलेबस है पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसा हम आराम से कर सकते हैं। सिंपल सिंपल उसने पूछा बेटा, एट लोअर प्राइसेस, जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर क्या करता है? बाकी का ऊपर सब छोड़ो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सब छोड़ो, जो ऊपर लिखा है वो सबसे कोई मतलब नहीं, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी कोई मतलब नहीं। लास्ट की लाइन में क्या बोल रहा है? जब प्राइस कम होता है तो क्या होता है बच्चों? जनरली क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? इंक्रीजेस। ठीक है, हायर क्वांटिटीज विल बी डिमांडेड। तो इसका आंसर क्या होगा? 102 का ए। क्लियर है? बाकी बातें बकवास हैं, जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ो। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। नाउ 103, सिंस कंज्यूमर्स कंटिन्यू बाइंग टिल प्राइस इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी, ये वही सेम लाइन आ गई पहले से, कोई मतलब नहीं इसका। यहां से गौर करिएगा, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लोअर, प्राइस क्या है? कम है, तो द कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन द क्वांटिटीज विल बी हाई। प्राइस कम है तो क्वांटिटी विल बी हाई।
तो एट अ हायर लेवल ऑफ क्वांटिटी, एट अ हायर क्वांटिटी लेवल, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी। नाउ 104, अंडर द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, अभी ये क्वेश्चन डिलीट कर दो, काट देने का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत आ गया है इसमें, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का क्वेश्चन है और इसका डिमांड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको स्किप करो, ठीक है। नाउ 105, कॉन्स्पिशियस गुड्स, क्या होता है कॉन्स्पिशियस गुड्स? जनरली सर कॉन्स्पिशियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका जिनका प्रेस्टीज जुड़ा होता है उसके प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स वो होते हैं जिनमें प्रेस्टीज जुड़ा रहता है, ठीक है। कॉन्स्पिशियस गुड्स वो जो हमारा सोशल स्टेटस प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वो गुड्स होते हैं जिनको वो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं जनरली जिनका इनकम लेवल बहुत हाई होता है, इन गुड्स का डिमांड हाई रहता है जब इनका प्राइस हाई रहता है। तो बच्चों कॉन्स्पिशियस गुड्स क्या? सर प्रेस्टीज गुड्स, 105 का बी। अच्छा एक बात और, एक मैंने स्कैम और किया, मुझे अभी मेरे को पता चला है एक स्टूडेंट से, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन में अभी देखो क्या मस्त स्कैम करता हूं मैं भी, मैंने उसके एक्सप्लेनेशन में तो ऐसा बोला है दैट दिस इज अ डिमांड कर्व, यहाँ पे आता क्वांटिटी, यहाँ पे आता प्राइस। मैंने ऐसे बोला कि हॉरिजॉन्टल पे आता क्वांटिटी, वर्टिकल पे आता प्राइस, ठीक है। बट जब वो क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक है, मैं वहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूज हो गया। जब मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किया है लाइक 69 और 70 में, तो मैंने उधर ऐसा बड़ा वाला स्कैम कर दिया कि मैंने क्वांटिटी को तो किस में बोल दिया? वर्टिकल नहीं, हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी आता हॉरिजॉन्टल पे, क्वांटिटी आता हॉरिजॉन्टल पे, तो हॉरिजॉन्टल को मैं ऐसे बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल को मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्राइस जो आता है वर्टिकल पे आता है, प्राइस को मैं ऐसे बता रहा हूँ, मतलब वर्टिकल को मैं ऐसा बता रहा हूँ, बल्कि ऐसे तो हॉरिजॉन्टल होता है और ऐसे वर्टिकल होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा ऐसा एक कंफ्यूजन है मेरे साथ जो बचपन से रहा है। अभी क्या करें उसका, मेरे को हॉरिजॉन्टल ऐसा लगता है, मेरे को वर्टिकल ऐसा लगता है, बल्कि वर्टिकल ऐसा होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है ना। हाँ तो वो भी थोड़ा करेक्ट कर लेना कि 69 और 70 में वो, मतलब वो मैंने बोला सही है कि क्वांटिटी आता हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल पे, मतलब एक्सप्लेन मैंने सही किया, मैंने डायग्राम बता के उसके जस्ट बाद डायग्राम भी बताया मैंने कि क्वांटिटी आता हॉरिजॉन्टल पे और प्राइस आता वर्टिकल पे, बट वो ऑप्शन के समय मैंने ऐसा स्कैम कर दिया, तो आप लोग उसको देख लेना, रेक्टिफाई करना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और एक चीज में मेरे को कंफ्यूजन रहता है, रोज और कॉलम, मेरे को समझ में नहीं आता रोज कौन सा है कॉलम कौन सा है, क्या करें अभी। देखो आगे भी देख, इस क्वेश्चन का 105 किया अभी हमने, ठीक है। 106, 106 का हम बात करें, कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स के ऊपर ये क्वेश्चन भी, कॉन्स्पिशियस गुड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस गुड्स, वेबलन गुड्स, स्नॉब गुड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बच्चों, अभी आपको पता है प्रेस्टिजियस गुड्स तो सबको पता है, तो अभी सब बोलेंगे सर इसका आंसर प्रेस्टिजियस गुड्स। बच्चों पर ध्यान रखने का, जो हमारे कॉन्स्पिशियस गुड्स हैं बच्चों, उनको वेबलन एंड स्नॉब भी बोलते हैं। वेबलन एंड स्नॉब इफेक्ट करके चलता है एक चीज, वेबलन एंड स्नॉब इफेक्ट। तो बेटा जो आपके कॉन्स्पिशियस गुड्स हैं उनको वेबलन गुड्स भी बोलते हैं, स्नॉब गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम ये भी है, क्योंकि इनको वेबलन एंड स्नॉब गुड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो गुड्स हैं जिनका प्राइस बढ़ने से इनका डिमांड बढ़ता है, इनका जो डिमांड का होता है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्पिशियस गुड्स ही वेबलन गुड्स हैं, वही हमारे स्नॉब गुड्स है, वही हमारे प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, 106 का डी, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, और वो जो मैंने स्कैम किया था उसका ध्यान रखना, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने फिर से बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन सही था, वहां पे सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ऐसा कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। अभी देखो 107, कॉन्स्पिशियस गुड्स, अगेन कॉन्स्पिशियस गुड्स पे, तो बताओ कॉन्स्पिशियस गुड्स क्या आर एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड? हाँ सर, या फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड? अरे इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, है ना, क्योंकि मैंने इनका बताया इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है विद प्राइस, बल्कि लॉ ऑफ डिमांड में कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इट इज एन एक्सेप्शन, 107 का ए। देन 108, इन केस ऑफ कॉन्स्पिशियस गुड्स, as the price increases the quantity demanded thereof what? कॉन्स्पिशियस गुड्स के अभी मैंने बताया पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो इनका प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है, तो 108 का ए। नाउ 109, व्हेन कंज्यूमर्स फील दैट इफ द कमोडिटी इज एक्सपेंसिव दैट इट हैज गॉट मोर यूटिलिटी, वी आर रेफरिंग टू, अच्छा जब कंज्यूमर को ऐसा लगे कि यार ये कमोडिटी महंगी है तो मुझे इससे क्या मिलेगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, तो बताओ कौन सी कमोडिटी की बात हो रही है, कॉन्स्पिशियस गुड्स की बात हो रही है, सिंपल। तो इसका आंसर 109 का सी। नाउ 110,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्पिशियस गुड्स? डायमंड, डायमंड है ना। नाउ 110 का ए। 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड? बताओ इनमें से कौन सा लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्सेप्शन नहीं है? तो बच्चों देखो ऑप्शंस हैं, कॉन्स्पिशियस गुड्स तो वो तो एक्सेप्शन में आता है, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स और कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। तो ना तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज है, ना ही गिवन गुड्स है, ना ही कॉन्स्पिशियस गुड्स है, इसका आंसर है नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स जो है बच्चों उस पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, तो इट इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, नॉर्मल डिमांड का नॉर्मल गुड्स का पता है डेफिनेशन ही क्या होता है? नॉर्मल गुड्स का डेफिनेशन होता है बच्चों, दीज आर दोस गुड्स अपॉन विच लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। वो गुड जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है वो नॉर्मल गुड्स हैं। तो बेटा जब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो रहा है तो इट इज एन ये एक्सेप्शन कैसे हो सकता है लॉ ऑफ डिमांड को? तो इसका आंसर क्या होगा? 111 का बी। क्लियर है? नाउ 112, ठीक है, if the demand for petrol remains the same even after the increase in petrol prices, it means, देखो ये बोल रहा है पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया बट पेट्रोल का डिमांड सेम रहा, इसका मतलब डिमांड इज इनइलास्टिक। तो बताओ बच्चों इन चार में से कौन से गुड्स का, कौन से टाइप ऑफ गुड्स का डिमांड इनइलास्टिक रहता है? तो याद करो बच्चों, पहला पहला हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में नेचर ऑफ द गुड्स। तो नेचर ऑफ द गुड्स में ऐसा था कि अगर वो नेसेसिटी है तो उसका डिमांड कैसा रहेगा? इन इलास्टिक। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? पेट्रोल इज अ नेसेसिटी। ठीक है, बिकॉज नेसेसिटीज जो होती हैं उनका डिमांड इन इलास्टिक होता है। और यहाँ भी देखो प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड में कोई फर्क नहीं आ रहा है, इन इलास्टिक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेसेसिटी। नाउ 113, इन द केस ऑफ अ गिवन गुड द डिमांड कर्व बी। गिवन गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा बनता है? तो देखो बच्चों गिवन गुड्स अगेन क्या करता है? एक्सेप्शन में आता है, किस चीज की? लॉ ऑफ डिमांड की। तो मतलब गिवन गुड्स का डिमांड कर्व इनवर्स तो नहीं बनेगा, ठीक है, इनवर्स तो नहीं बनेगा। तो सर फिर कैसा बनेगा? तो बच्चों कैसा बनेगा? पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनेगा? पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। तो गिवन गुड्स के केस में बच्चों कैसा डिमांड का बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, अपवर्ड स्लोपिंग टू दी राइट। क्योंकि गिवन गुड्स के केस में ऐसा होता है ना बच्चों, ये गुड्स वो होते हैं जिनको वो लोग कंज्यूम करते हैं जिसका इनकम लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, तो अभी इन गुड्स का प्राइस बढ़ भी जाता है ना तो कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं बचती, उसको यही खरीदना ही है, क्योंकि उसके पास पैसे ही वैसे ही कम है, तो उसको अपनी सारी इनकम इन्हीं गुड्स के ऊपर खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ए गिवन गुड्स का जो डिमांड का बनता है कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इनवर्स तो बनेगा नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड को क्या करते हैं? वायलेट करते हैं। ठीक है, चलिए 114, given goods are those goods for which demand increases as price increases, which have a high income elastic, high नहीं होता, they show a very high negative income effect। high negative income मतलब इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड कम होगी, तो बी तो नहीं है। विच आर इन शॉर्ट सप्लाई, ना, नन ऑफ दीज, ना। बेटा अभी हमने देखा गिवन गुड्स का डिमांड कब कैसा बनता है? पॉजिटिव, यानी अपर स्लोपिंग। अपर स्लोपिंग मतलब प्राइस बढ़ेगा, डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, 114 का ए। नाउ 115, इन केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड। ठीक है, डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड, 115 का ए। 116, an inferior commodity is one which is consumed in smaller quantity when the income of consumer, बताओ inferior goods, low quality products, तो बताओ इसका जो कंजम्पशन है इट विल बी इन स्मॉलर क्वांटिटी, हम इनका कंजम्पशन कम करेंगे कब? अभी देखो इंफीरियर गुड्स भी वो गुड्स होते हैं जिनका क्या होता है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब इनकम बढ़ेगी तो इनका कंजम्पशन कम हो जाएगा, इनकम कम होगी तो इनका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अभी पूछ रहा है बताओ इनका कंजम्पशन कम हो गया, इनकी डिमांड कम है, तो बताओ इनकम क्या होगी? इनकम विल बी हाई, यानी इनकम विल राइज। इसका आंसर है व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस, यानी डी, 116 का डी। 117, गिवन गुड्स आर गुड्स व्हिच आर कंसीडर्ड इंफीरियर बाय कंज्यूमर्स या ऑक्यूपाई अ सब्सटेंशियल प्लेस इन द कंज्यूमर्स बजट, both A and B and either A or B। बेटा given goods definition, given goods are special kind of inferior goods, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? are considered inferior by consumers, यानी 117 का A। क्लियर है बात? बोलो क्लियर है? नाउ 118,
गिवन गुड्स आर कॉन्स्पिशियस, नॉर्मल, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी या इंफीरियर, तो दे आर इंफीरियर गुड्स, है ना, बताया था ना मैंने, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। 118 का डी। देखो गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स होते सेम है। देखो गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट गिवन गुड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाते हैं, बट गिवन गुड्स हाई नेगेटिव इफेक्ट, हाई नेगेटिव इफेक्ट, हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट, समझ लो। इंफीरियर गुड्स में सिंपल एक नेगेटिव इनकम इफेक्ट चलता है, बट इन केस ऑफ गिवन गुड्स हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट, समझ लो। होते तो गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स ही हैं, ठीक है। डेफिनेशन मैंने ये बोला था, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। ये रहा 119 है ना, नेक्स्ट, यस। व्हेन पीपल बाय मोर ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हेन इट्स प्राइस गोज अप, द प्रोडक्ट विल बी, तो बताइए प्रोडक्ट कौन सा होगा, कॉन्स्पिशियस, नॉर्मल, इंफीरियर या लग्जरी। तो देखिए बच्चों, अभी हमने बात की थी कॉन्स्पिशियस गुड्स के केस में कि इसका जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है इसकी डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। नॉर्मल गुड्स जनरली लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है, लग्जरी गुड्स के केस में भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, ठीक है। और गिवन गुड्स होता है वो जिसका क्या कहते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, इंफीरियर गुड्स का नहीं। ध्यान रखना, हर गिवन गुड इंफीरियर गुड्स हो सकता है, पर हर इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होता है। तो इंफीरियर गुड्स पे वो मत लगाते ना सेम थ्योरी जो आप गिवन गुड्स पे लगा रहे थे, इंफीरियर गुड्स पे स्टिल लॉ ऑफ डिमांड जैसा एप्लीकेबल होता है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में इंफीरियर गुड्स नहीं आते, गिवन गुड्स आते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमारे इसका आंसर क्या होगा, 119 का ए, कॉन्स्पिशियस गुड्स, क्योंकि कॉन्स्पिशियस गुड्स में एक्सप्रेसली ऐसा बोला जाता है, ये इनका जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे इनका डिमांड जो है बढ़ने लगता है। तो यहाँ भी वही बोल रहा है, व्हेन पीपल बाय मोर ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हेन प्राइस गोज अप, तो प्राइस बढ़ते हैं डिमांड भी बढ़ता है, तो इट हैपेंस इन द सिचुएशन ऑफ कॉन्स्पिशियस गुड्स। इसका आंसर क्या रहेगा, ए, 119 का ए। 120, व्हेन ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूसेज certain goods have become necessities of life, they are referred as conspicuous goods, normal goods या conspicuous necessity या given goods। देखो कुछ गुड्स है ना बच्चों, वो मतलब नेसेसिटी नहीं है, बट क्योंकि हमने क्या करा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका क्या करा है, हमने उनका कंजम्पशन किया है, जिसके कारण वो हमारी जरूरत बन गई है, समझ रहे हो, वो हमारी आदत नहीं थी, बट हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने हमारा कंजम्पशन ही उसका करा है, अब वो हमारी आदत, हमारी जरूरत बन गई है, समझ। जैसे मोबाइल फोन्स, अभी बताओ मोबाइल फोन्स के आने से पहले, मोबाइल फोन्स के आने से पहले क्या लोगों का सर्वाइवल नहीं था, क्या था सर, बट आज के जमाने की मैं बात करूं, आज के टाइम की बात करूं, तो बताओ इसके बिना सर्वाइवल है क्या, नहीं। इसके बिना आप रह सकते हो क्या एक पल भी, खुद को करके दूर देखो फोन से, क्या इसके बिना आप एक पल भी रह सकते हो, नहीं। तो ये चीज ऑल्सो नेसेसिटी नहीं थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका यूसेज हम इसके रेगुलर कंजम्पशन की वजह से अब हम इसके बिना नहीं रह सकते, तो ये हमारी क्या बन गई है, नेसेसिटी बन गई है। तो बताइए इस तरह के गुड्स को क्या बोलते हैं बच्चों, इस तरह के गुड्स को बोलते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, यानी जो पहले नेसेसिटी नहीं थी बट अब नेसेसिटी बन गई है, ठीक है। तो 120 का क्या होगा बच्चों, सी। ऐसा होता है ना हमारे साथ कि वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है तो ठीक है, बट एक बार वो पर्सन एग्जिस्ट करता है, उससे हम बात करने लगते हैं, तो लगातार बात करते रहते, वो करते रहते हैं, फिर वो हमारी आदत बन जाता है ना। तो वैसा ही केस यहाँ पर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज के साथ है, जब तक वो चीज एक्सिस्टेंस में नहीं थी कोई बात नहीं, आपने एक बार उसका यूसेज स्टार्ट करा, तो आप क्योंकि उसका रेगुलर यूसेज कर रहे हो, तो अब वो आपकी क्या बन गई है, नेसेसिटी बन गई, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा 120 का सी। Now 121, under which of the following, okay, now next ये हो गया, नहीं 121, okay, under which of the following situations, under which of the following situations the law of demand will not operate। बताइए किसमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, कॉन्स्पिशियस गुड्स, गिवन गुड्स, एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए, तो ऑल ऑफ दी अबव, गिवन गुड्स में नहीं होता, कॉन्स्पिशियस गुड्स में भी होता, और नेसेसिटी में भी नहीं होता, बिकॉज नेसेसिटीज जो होती है ना, एब्सोल्यूट नेसेसिटी, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, तो इनका प्राइस चाहे कितना बढ़े चाहे कितना कम हो, इनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि नेसेसिटीज का
डिमांड कैसा होता है? इन इलास्टिक, यानी प्राइस चेंज होगा भी तो भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। जब डिमांड में चेंज ही नहीं आ रहा है तो फिर वो उस पर लॉ ऑफ डिमांड कैसे एप्लीकेबल होगा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होनी चाहिए। बट नेसेसिटी के केस में, एब्सोल्यूट नेसेसिटीज है जो बहुत ही ज्यादा जरूरत की है, उनके केस में डिमांड चेंज होती ही नहीं है, तो ये भी किस में जाएगा? किस में जाएगा? एक्सेप्शन में। यानी इन तीनों पे क्या नहीं होता? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, ऑपरेट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 121 का डी। क्लियर है बात? नाउ 122, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट? बताइए वापस। प्राइस चेंज एक्सपेक्टेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्राइस, इरेशनल परचेजिंग पैटर्न, या ऑल ऑफ द अबव? बताइए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट? एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, देखो व्हेन कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ चेंज इन प्राइस तो वो हो जाता है बच्चों, इट इज अ फैक्टर अदर देन प्राइस। ये क्या है? फैक्टर अदर देन प्राइस। याद है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे। तो लॉ ऑफ डिमांड तो ऑपरेट तब होता है ना जब व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। यहाँ पे तो ये बात कर रहा है कि प्राइस एक्सपेक्टेशन ये है फैक्टर अदर देन प्राइस, तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है लॉ ऑफ डिमांड से, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है लॉ ऑफ डिमांड से, तो भैया इस पे तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कंज्यूमर्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्राइस। अब कंज्यूमर की नॉलेज। सी, इरेशनल परचेजिंग पैटर्न बाय कंज्यूमर। अभी देखो इरेशनल, हाँ इरेशनल परचेजिंग पैटर्न बाय कंज्यूमर मतलब कि वहां पे कंज्यूमर रैशनल होकर काम नहीं कर रहा है, मतलब स्टिल उसका प्राइस ज्यादा है फिर भी उसकी डिमांड कर रहा है। तो अगर प्राइस ज्यादा डिमांड फिर भी कर रहा है तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा है। बी, कंज्यूमर्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्राइस। अगर कंज्यूमर को प्राइस का नॉलेज ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कि प्राइस कम हो गया है, तो बताओ डिमांड बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। तो प्राइस तो कम हो गया बट वहां पे डिमांड स्टिल नहीं बढ़ रही है, तो बताओ लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो रहा है क्या? नहीं। तो बच्चों तीनों ही ऑप्शन में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो रहा है, हमारा आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। 123, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट? अगेन सेम क्वेश्चन, फटाफट से आंसर देते हैं बच्चों। इंक्रीज इन कंज्यूमर्स लेवल, भैया इंक्रीज होगा कंज्यूमर लेवल में, तो बच्चों समझो ये तो वो था सेटेरस पेरिबस, ये तो फैक्टर कांस्टेंट होना मांगता है। अब यही चेंज हो गया तो बताओ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नहीं। तो बोथ ए एंड बी, इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। दोनों ही सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट, क्योंकि ये किसमें आते हैं? ये आते हैं कि ये तो वो फैक्टर्स है विच रिमेन कांस्टेंट व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। याद है ना? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, उनमें ये दोनों कांस्टेंट होना मांगता है। अभी यही चेंज हो गया है, तो बताओ लॉ ऑफ डिमांड कैसे एप्लीकेबल होगा? इसलिए इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी, यानी कि सी। 124, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ गुड अकर्स। बताओ, चेंज इन डिमांड कर्व पढ़ा था हमने, चेंज इन डिमांड कर्व कैन अकर इन टू वेज, मूवमेंट, शिफ्ट। मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, मूवमेंट कब होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। एंड शिफ्ट कब होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। तो देखिए इसका आंसर, चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, चेंज इन क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर। तो सीधा सा इसका आंसर है चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना? प्राइस चेंज होता है तो इसलिए मूवमेंट आता है, याद है? तो इसका आंसर 124 का ए। नाउ 125, इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, फिर से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, द डिमांड कर्व। बताओ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन याद है? याद नहीं तो बता देता हूं, एक मिनट, वेयर इज दैट पार्ट? जब ये डिमांड कर्व, एक्सपेंशन क्या होता था? डाउनवर्ड मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता था? अपवर्ड मूवमेंट। तो बताओ मुझे यहाँ पे डिमांड कर्व कहीं शिफ्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? चलो अब आंसर देते हैं तो फिर। हाँ, तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, द डिमांड कर्व, बताओ शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट तो होता ही नहीं है सर। शिफ्ट टू द लेफ्ट, नहीं। रिमेन्स द सेम, हाँ सर। डिमांड कर्व सेम ही रहता है, जहां है वहीं बना रहता है, बस वो तो हम उसमें मूवमेंट देखते हैं, ऊपर नीचे, तो रिमेन्स दी सेम विल बी दी आंसर। 125 का सी, डिमांड का रिमेन दी सेम, डिमांड का वैसा ही रहता है जैसा है, उसमें कोई शिफ्ट नहीं आता है। ठीक है, 125 का सी। वहां पे बस हमको मूवमेंट देखना, वहां पे सिर्फ हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। नाउ 126, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया,
ऑफ अ प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस। तो बताइए ये क्या चीज बता रहा है? चेंज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या ऑल्ट्रेशन ऑफ डिमांड। तो देखो याद करो, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन याद है? तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता था कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चेंज इन डिमांड मत कर देना, क्योंकि डिमांड तो चेंज होता है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ रहा है जिसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, इट मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, बी इसका आंसर है। क्वांटिटी की डिक्रीज हो रही थी ना, हाँ मालूम पड़ा क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग बता दिया। फिर से स्कैम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्कैम हो जाता तो प्लीज मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना मेरे को, है ना, तो दैट मैं उसको रेक्टिफाई करा दूंगा। इतना सारा क्वेश्चन पढ़ते 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 क्या है ना, कंफ्यूजन वो ऐसा दिखने में ही दिक्कत आने लगता है, ऐसा कुछ होता है। तो अपन क्या करने लगते हैं, रिजेंबल खुद ही से अपन इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा लिखा होगा, तो वहां मैं पूरा ऑप्शन पढ़ता भी नहीं, उससे पहले ही मैं उसका रिजेंबल करके देता हूँ। तो क्या पता मैंने जो सोचा उस अलग ही लिखा हो। तो अगर कुछ ऐसा फिर से कुछ ऐसा एरर दिखता है तो इन्फॉर्म कर देना, तो दैट विल बी रेक्टिफाइड। नाउ 127, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुआ था, तो दैट इट विल रिजल्ट इन मूवमेंट। मूवमेंट कौन सा? एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेंशन। 127 का सी। नाउ 128, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व इज द रिजल्ट ऑफ, डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी क्वांटिटी कम हुआ, प्राइस बढ़ा, तो सर किसका है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स? नहीं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कंसर्न? यस। 128 का बी। ठीक है, नाउ 129, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। तो एक्सपेंशन डिमांड कर्व का होता है मतलब क्वांटिटी का बढ़ना और प्राइस का कम होना। चलिए देखते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर? नहीं। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कंसर्न? यस, तो 129 का बी। नाउ 130, अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट है ना, फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या चेंज इन डिमांड। देखो ए तो दे ही नहीं रखा, वो ए क्या, एक ऑप्शन नीचे चला गया, इसे बोलते हैं एडिटिंग एरर। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन। अभी बताइए, मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट कब होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, और चेंज इन प्राइस के कारण क्या देखने को मिलता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो बताइए, अगर मूवमेंट है तो क्या डिमांड इंक्रीज हो रही है? नहीं। डिमांड इंक्रीज होती है तो फॉरवर्ड शिफ्ट आता है। डिमांड डिक्रीज हो रही है? नहीं, वो बैकवर्ड शिफ्ट आता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? यस, तो इसका आंसर है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें डी है, बट वैसे अगर ऑप्शन देखोगे तो वो सी थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, 131, इन केस ऑफ एक्सपेंशन और डिमांड का, डिमांड कब एक्सपेंड हो रहा है? बताइए क्या देखने को मिलेगा? इनवर्ड शिफ्ट, शिफ्ट देखने को मिलेगा क्या? नहीं। आउटवर्ड शिफ्ट? नहीं। अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम कर्व, अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा क्या कर्व? अरे डिमांड कर्व कभी ऊपर जाता है क्या? डाउनवर्ड मूवमेंट टू दी कर्व? यस, डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको, कर्व का कर्व नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा मतलब क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, यानी कि एक्सपेंशन। इसका आंसर क्या है? डी। 132, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देयर इज अ, क्या देखने को मिलेगा? क्या सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा, इस बार डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? डिमांड कर्व पे आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, यानी क्वांटिटी कम हो रही होगी, प्राइस बढ़ रहा होगा, यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा? अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट कैसे? ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ जाएगा, इस बार क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ 133, इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड, अगर डिमांड कर्व का क्या देखने को मिल रहा है आपको? एक्सपेंशन। डिमांड कर्व का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है तो बताइए क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? इट विल इंक्रीज। 133 का ये। नाउ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। 134 का बी। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद, बताइए एक्सपेंशन, क्वांटिटी डिमांड जो बढ़ती है वो किससे एसोसिएटेड है? डिक्रीज इन प्राइस, फॉल इन प्राइस से। ठीक है, फॉल इन प्राइस एंड राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि सी। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन किससे एसोसिएटेड है? कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड है
rise in price and fall in quantity demanded, rise in price and fall in quantity demanded, rise in price and fall in quantity demanded, ये रहा डी 136 का डी। ठीक है, 137 देखो, expansion and contraction of demand for a product occurs as a result of change in price of the commodity। ठीक है, 137 का ए, प्राइस में चेंज आता है तभी तो आपको डिमांड कर्व में मूवमेंट देखने को मिलता है ना, यानी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ये चीज हमने डिस्कस करी थी अपने लेक्चर में, याद है, फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझने का है। ओके, नाउ 138, चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज व्हाट, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। अभी देखो यहाँ ये बोल रहा डिमांड चेंज हो रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस। तो प्राइस किसका? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं बोला, अगर कुछ नहीं बोला है तो प्राइस हम मान के चलेंगे कि हमारे ओन कमोडिटी का प्राइस की बात कर रहा है। और जब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होता है तो कौन चेंज होता है? क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है ना। यहाँ पे चेंज इन डिमांड जो आएगा कौन सा वाला आएगा? चेंज इन डिमांड का या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा प्राइस में चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी चेंज, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नाउ अभी देखो वो चेंज इन डिमांड कर्व जो हमारा टॉपिक था शिफ्ट और मूवमेंट वाला, उस पर कितने सारे क्वेश्चन बन गए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो अभी वो पूरा टॉपिक भी तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर हो गया यहाँ पे इसी के साथ। नाउ 139, चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यहाँ पे आ गया वो सवाल, डिमांड चेंज हो रही है एज अ रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, एफओटीपी में चेंज आ रहा है, तो बताओ व्हेन देयर चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो आपको डिमांड, आपको क्या देखने को मिलता है? आपको डिमांड में चेंज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चेंज इन डिमांड, जिसकी वजह से क्या आता है? शिफ्ट आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? शिफ्ट इन, बताओ तो बताओ, यहाँ पे भी वही देखा, शिफ्ट इन डिमांड या इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड या चेंज इन डिमांड या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों देखो, अगर फैक्टर्स अदर देन प्राइस में चेंज आता है तो हमारा डिमांड कर्व चेंज होता है, सबसे पहली बात है ना, वो शिफ्ट हो जाता है, यानी डिमांड जो होती है हमारी वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है और हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। और डिमांड चेंज मैंने बताया था दो तरीके से, नहीं याद आ रहा ना तुमको? देखो, अरे एफओटीपी में चेंज आया फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो इट विल रिजल्ट इन चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कैन अकर इन टू वेज, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। एंड इंक्रीज इन डिमांड में फॉरवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड में बैकवर्ड शिफ्ट, याद है? तो अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन में हमको सारी चीजें दे दी उसने 139 में, शिफ्ट इन डिमांड भी दे दिया, डिमांड कर में शिफ्ट देखने को मिलता है, हाँ ये सही है ऑप्शन। बी वाला इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, हाँ इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है एफओटीपी की वजह से, ये भी ऑप्शन सही है। चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज होती है ना दो तरीके से, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी। ओके 140 खुद से पढ़ो एक बार, खुद से करो ट्राई। पढ़ा? देखिए 140 क्वेश्चन कहाँ चला गया इसका? हाँ, इंक्रीज इन डिमांड्स, इंक्रीज इन डिमांड्स नहीं डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो बताइए क्या होगा? डिमांड बढ़ रही है तो फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको, तो आउटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब आउटवर्ड शिफ्ट टू दी ऑफ द डिमांड कर्व। तो इसका आंसर है बी, 140 का बी। 141, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड लीड्स टू बैकवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट यानी इनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, इनवर्ड शिफ्ट 141 का ए। 142, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन अ शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व, बताइए इनमें से किसके कारण आपको डिमांड कर्व में शिफ्ट देखने को मिलेगा? शिफ्ट कब देखने को मिलता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है, एक मिनट बच्चों, अरे एक कॉल आया है और इसको पॉज, जी आ गए हम वापस। अभी देखो
कौन सा क्वेश्चन था? ये तो हुआ, इंक्रीज इन डिमांड हुआ, डिक्रीज इन डिमांड हुआ। हाँ नाउ, तो इनमें से कौन से 142 कर रहे थे? हाँ, तो इनमें से कौन से रीजन की वजह से डिमांड कर में आपको शिफ्ट देखने को मिलता है? इंक्रीज इन द टैक्स ऑन सिगरेट लीडिंग टू देयर फॉल इन डिमांड, तो इट इज अ फैक्टर अदर देन प्राइस। ओके, तो हाँ ये हो सकता है। दूसरा, स्लैशिंग ऑफ एड रेट्स बाय अ टेलीविजन चैनल रिजल्टिंग इन अ राइज इन द नंबर ऑफ एड्स, एड्स की रेट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है उसकी वजह से। राइज इन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लीडिंग टू लेसर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी क्या प्राइस कम हो गया जिसकी वजह से तो कंजम्पशन कम हो गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा रीजन है, इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से डिमांड कर में आपको शिफ्ट देखने को मिल सकता है? तो बताइए, इंक्रीजिंग टैक्स रेट, टैक्स रेट बढ़ी तो कंजम्पशन कम हुआ, तो इट इज अ फैक्टर दैट देन प्राइस, तो होगा इससे शिफ्ट। बी वाला, स्लैशिंग ऑफ एड रेट्स बाय अ टेलीविजन चैनल रिजल्टिंग इन अ राइज इन द नंबर ऑफ एड्स, ये तो कुछ भी रीजन है कि एडवर्टीजमेंट की जो रेट थी ना वो क्या हो गई थी, क्लैश कर रही थी, जिसकी वजह से क्यों क्लैश कर रही थी? क्योंकि नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट जो थे बढ़ गए थे। ये या राइज इन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लीडिंग टू लेसर कंजम्पशन, बताइए किसकी वजह से यहाँ पे आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, या सभी की वजह से? देखो बच्चों, जिसको लग रहा है सभी की वजह से, बिल्कुल गलत। सी वाला क्या बोल रहा है? राइज इन द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लीडिंग टू लेसर कंजम्पशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो गया। अरे बेटा, वहां पे तो प्राइस में खुद चेंज आ रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आ रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आता है, तो शिफ्ट नहीं आता है, मूवमेंट आता है। तो सी इसका आंसर नहीं है, तो सी नहीं है तो डी भी नहीं है। ओके, और बी जो है बच्चों एड रेट्स का, तो एड रेट कोई फैक्टर ही नहीं है जो कि डिमांड को अफेक्ट करेगा, तो बी भी नहीं है। टैक्स पॉलिसी, टैक्स जो है बच्चों गवर्नमेंट पॉलिसी में आती है, टैक्स का ऐसा आप ले सकते हैं कि टैक्स बढ़ा, टैक्स बढ़ने से क्या होगा, टैक्स बढ़ने से क्या होगा, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर क्या बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उस कमोडिटी का प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो टैक्स किसको पे करना, अल्टीमेटली हमको पे करना है। तो टैक्स बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे, उस कमोडिटी का कंजम्पशन कम कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे। तो यहाँ पे डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या होगा, ए, 142 का ए। क्लियर है बात? नाउ 143, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज अ शिफ्ट इन डिमांड, बताइए डिमांड कर्व में शिफ्ट कब आएगा, इनमें से किसकी वजह से? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ और करो, प्रैक्टिस के लिए अच्छा ही है। फॉल इन डिमांड फॉर सिगरेट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज टैक्सेस, rise in the demand for two wheelers due to decrease in the sales tax, decline in electric power consumption due to rise in power charges, या decline in the sales of Diwali crackers due to sudden rains and floods। बताइए, in which of the following cases does a shift in demand takes place? इसका कोई रिलेशन ही नहीं डिमांड से, समझ लो, सेल्स का कोई रिलेशन ही नहीं डिमांड से, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कम्स ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, और हमने देखे थे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो अभी सेल्स कम हुआ तो इट इज नॉट अ फैक्टर विच कैन अफेक्ट द डिमांड, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। सी का बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में चेंज आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये तो वो वाला है आपका मूवमेंट वाला, कि प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड कर्व में चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये तो बेटा आपका मूवमेंट है, तो सी भी नहीं आएगा। बी का बात करूं, राइज इन द डिमांड फॉर टू व्हीलर्स ड्यू टू डिक्रीज इन सेल्स टैक्स, अभी सेल्स टैक्स बढ़ा तो उससे, सॉरी सेल्स टैक्स कम हुआ तो उससे टू व्हीलर का डिमांड बढ़ गया। अभी सेल्स टैक्स का कोई रिलेशन ही नहीं तुम्हारी डिमांड से, समझ लो, सेल्स टैक्स का कोई रिलेशन ही नहीं है डिमांड फॉर टू व्हीलर्स से। ठीक है, तो यहां पे हमारा अगेन क्या रहेगा कि फॉल इन डिमांड फॉर सिगरेट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है, इंक्रीज टैक्सेस, अभी समझो सेल्स टैक्स, वहां पे एक स्पेसिफिक टैक्स की बात बोल रहा है, वहां पे क्या बोल रहा है, एक स्पेसिफिक टैक्स की बात बोल रहा है, तो वहां पे टू व्हीलर्स का डिमांड का रिलेशन ही नहीं सेल्स टैक्स से, तो उसका को तो वो नहीं है तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ए, यानी फॉल इन डिमांड फॉर सिगरेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज टैक्सेस, क्योंकि यहाँ पे हमने टैक्स को स्पेसिफाई करके नहीं बता रहे, यहाँ बोल रहा है कि मल्टीपल टैक्सेस के इंक्रीज की वजह से वहां पे क्या हो सकता है, डिमांड फॉर डिक्रीज, डिमांड फॉर सिगरेट डिक्रीज हो सकता है। ओके, ऐसा यहाँ पे 143 का अगेन क्या रहेगा हमारा आंसर, ए रहेगा।
144 change in demand as the result of the factors other than price is known as shift in demand. It is known as shift in demand. जब फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं. 144 का डी. 145 शिफ्ट इन डिमांड डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू. बताइए इनमें से किसकी वजह से शिफ्ट नहीं होता है? तो चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से मूवमेंट होता है. तो 145 का ए. 146 an increase in demand can result from an increase in demand. डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज. ठीक है, तो कैन रिजल्ट, तो डिमांड किसकी वजह से बड़ा होगा? डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस, इंक्रीज इन इनकम, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, या इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. तो देखिए बच्चों, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा. हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो गया तो हमारे एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड इंक्रीज होगी. हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, सामने वाले का प्राइस बढ़ेगा तो मेरी डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो ये तीनों रीजन है जिसकी वजह से डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम. तो ये तीनों की वजह से डिमांड में क्या देखने को मिल सकता है? हमको इंक्रीज देखने को मिल सकता है. बात करें ए का, डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कम हो गया. ठीक है, कौन कम हो गया? मार्केट प्राइस कम हो गया. तो बताइए ये रीजन है क्या? नाउ ए डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस. अरे एक मिनट रुको, मैंने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के गुज में मैंने फिर से लगता है स्कैम कर दिया है ना. रुको रुको रुको, वापस लेते हैं क्वेश्चन. सुनना बच्चों, क्वेश्चन क्या है? एन इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम. डिमांड इंक्रीज हो सकता है, किस इनमें से किसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगा? डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस. अभी समझो मार्केट प्राइस है ना, वही प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अरे प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम हुआ तो उसकी वजह से शिफ्ट नहीं आता, उसकी वजह से तो मूवमेंट आता. तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ए इज नॉट द आंसर. बी इंक्रीज इन इनकम, कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी. हाँ सर, ये पढ़ा था हमने, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड डिमांड. तो इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो बी इसका आंसर है. एन इंक्रीज इन डिमांड का, तो बी इज द आंसर. सी वाला ऑप्शन क्या था? रिडक्शन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अभी सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस रिड्यूस हो गया तो हमारे गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा? हमारे गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि सब लोग किसको कंज्यूम करेंगे? जिसका प्राइस कम हुआ, जो चीपर है. तो यहाँ पे हमारा डिमांड डिक्रीज होगा, तो इट इज नॉट द रीजन. तो सी इसका आंसर नहीं है. डी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो हमारे गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन है जिसकी वजह से हमारा डिमांड बढ़ रहा है, दैट इज बी, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, चलिए 147. अभी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में किसी को डाउट हो तो बेटा ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है. सब्सिडी गुड्स का प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, सब्सिडी गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो तो आपकी डिमांड घटेगी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इन्फीरियर रिलेशन होता है. इन्फीरियर क्या? इनवर्स रिलेशन होता है. ठीक है. नाउ 147 डिक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम. इनमें से किसकी वजह से डिमांड डिक्रीज होगी, यानी बैकवर्ड शिफ्ट आएगा? इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस नहीं. डिक्रीज इन इनकम, हाँ, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड विल आल्सो डिक्रीज, क्योंकि फिर से वो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री. अच्छा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अरे सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो बेटा हमारी डिमांड तो बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा ना, तो सी इज नॉट द आंसर. डी, डी क्या है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारे गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज क्या, सॉरी, हमारे गुड्स की प्राइस, हमारी गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ तो रीजन किसका पूछा है? डिक्रीज इन डिमांड का. तो बेटा डिक्रीज इन डिमांड विल अकर ड्यू टू दी डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड इसका आंसर क्या रहेगा? बी. 147 का बी. क्लियर है? नाउ 148 a drought in India leads to unusually low level of wheat production. Okay, ठीक है. This would lead to a rise in the price of wheat. ठीक है. And fall in the quantity of wheat demanded due to, बताइए किसकी वजह से? Excess demand at the original price, excess supply at the original price, supply curve shifting to the right, या डिमांड कर्व शिफ्टिंग टू द लेफ्ट. बताइए बताइए, अभी ये समझो तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ होगा, किसकी वजह से यहाँ पे प्राइस बढ़ा है? किसका? वीट का. क्या हुआ था? ड्रॉट, सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है जितनी क्वांटिटी में होना था उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं हुआ. प्रोडक्शन उतनी क्वांटिटी में नहीं हुआ तो क्या हुआ? डिमांड, अभी क्या, सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी एट द सेम प्राइस.
तो डिमांड ज्यादा थी, तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया। तो बताइए इनमें से किसकी वजह से डिमांड प्राइस बढ़ा है? डिमांड एक्सेस में थी एट द ओरिजिनल प्राइस, या एक्सेस सप्लाई थी? सप्लाई एक्सेस तो थी नहीं यार, जब प्रोडक्शन नहीं हो तो सप्लाई एक्सेस कहां से होगी? तो बी आंसर नहीं है। सी, सप्लाई कर्व शिफ्टिंग टू द राइट, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट में शिफ्ट हो गया, सप्लाई बढ़ गया मतलब? नहीं यार, सी भी नहीं है। डिमांड कर्व शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, अरे डिमांड कर्व तो शिफ्ट हुआ ही नहीं है लेफ्ट में, यानी डिमांड कम हो गई क्या? नहीं, यहाँ पे डिमांड एक्सेस डिमांड थी एट दी ओरिजिनल प्राइस, इसकी वजह से हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए, 148 का ए ना 149। अभी देखो 148 को समझने के लिए, इसके लिए तुम वो भी यूज कर सकते हो, मार्केट इक्विलिब्रियम कर्व, मैंने तुमको जो पढ़ाया था। ये समझो, ये हमारा, अरे 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 क्या हो गया इसको? यहाँ पे तुम वो पढ़ सकते, वो यूज कर सकते हो। ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम था। अभी क्या हो गया है? डिमांड बढ़ गई है। क्या हो गया है? डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गया, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। तो इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पे आ रहा था, अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया है? इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज क्यों है? क्योंकि एक्सेस डिमांड एट द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, समझे? 148 का ए ना 149। ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं पढ़ने में। चलिए, सपोज कंज्यूमर टेस्ट शिफ्ट टुवर्ड द कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स। कंज्यूमर का टेस्ट जो है किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है? एप्पल्स की तरफ शिफ्ट हो गया है ना। कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम मोर ऑफ एप्पल्स। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंपैक्ट ऑफ दिस इवेंट ऑन द मार्केट फॉर एप्पल? तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एप्पल्स के रिगार्डिंग? ठीक है, अभी देखो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस शिफ्ट हो गया किसी तरफ? एप्पल की तरफ। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि एप्पल का डिमांड बढ़ेगा, यानी एप्पल का डिमांड कर्व बढ़ेगा, यानी एप्पल का डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। चलो देखते हैं क्या बता रहे हैं ऑप्शंस। पहला, देयर इज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स एंड इंक्रीज इन सप्लाई। ना, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, पूरी की पूरी डिमांड ही इंक्रीज होगी। समझ रहे हो? क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज अ फैक्टर अदर देन प्राइस, तो इट विल कॉज अ चेंज इन डिमांड, नॉट इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, नॉट इन क्वांटिटी डिमांडेड। Now B, there is an increase in the demand and supply of apples. C, there is an increase in the demand for apples and a decrease in supply of apples. Or we can say D, there is an increase in the demand for apples and an increase in the quantity supplied. बताइए क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे सप्लाई तो मैं नहीं कहूँगा कि सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, सप्लाई विल नॉट इंक्रीज, यहाँ पे ओनली डिमांड विल इंक्रीज एंड देयर विल बी अ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, सप्लाई कर्व में चेंज नहीं आएगा, सप्लाई कर्व में से मूवमेंट देखने को मिलेगा, मूवमेंट तो नॉर्मली होता है इसलिए। तो इसका आंसर रहेगा डी, जहां पे आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है एंड देयर विल बी अ इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? देखो बताऊं कैसे बोल सकता हूं। अगेन बात करते हैं, अभी क्वेश्चन किसी के मन में आ सकता ना कि सर सप्लाई कर्व में क्यों नहीं शिफ्ट आएगा, सप्लाई कर्व क्यों नहीं आगे जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड ही क्यों बोल रहे हो आप? तो बच्चों रीजन देखना, रीजन देखना है ना, रीजन। इक्विलिब्रियम, अभी क्या हुआ? टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया, डिमांड आगे बढ़ा, डिमांड चेंज हुआ, डिमांड बढ़ा, यानी डिमांड कर्व में क्या, डिमांड कर्व इंक्रीज हुआ, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व में। अब बताओ सप्लाई कर्व में क्या चेंज देखने को मिल रहा है? सप्लाई कर्व वही है ना, बस इक्विलिब्रियम पहले यहां आ रहा था, इक्विलिब्रियम अब यहां आ रहा है। तो बताओ क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आया नहीं आया? आया ना। तो डिमांड का विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो चेंज। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी। ठीक है, दैट देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर एप्पल्स एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर है बात? नाउ 150, इन केस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड डैश रिमेन कांस्टेंट। डिमांड का शिफ्ट हो रहा है, डिमांड का शिफ्ट होता है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस कांस्टेंट रहता है उस समय, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। 150 का सी। ओके, चलिए बात करते हैं 151। तो बच्चों देखो 150 आधा पड़ाव पार कर लिया है, आधा बचा है। चलिए 151 स्टार्ट करते हैं बच्चों।
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे 151 से, तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। आज काफी टाइम लग रहा है। नाउ 151, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा तो उनका प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है उससे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा कमोडिटी उनके कंपैरिजन में चीप होगा। तो बच्चों क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन नहीं, एक्सपेंशन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से होता है। यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हुआ है, वो भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो हमारा डिमांड विल इंक्रीज, यानी इंक्रीज इन डिमांड, यानी 151 का ए। नेक्स्ट 152, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स, अच्छा सब्सिडी गुड्स का प्राइस गिर गया तो हमारा डिमांड गिर जाएगा, ठीक है। तो 152 का बी। 153, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या हुआ है, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा ना इनवर्स रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल कॉज अ राइज, विल कॉज द डिमांड ऑफ द अदर टू राइज, तो डिमांड बढ़ेगा। मैंने आपको पूरा इंपैक्ट पता चला और ऑप्शन पता चला डिमांड ही था, खैर। नाउ 154, a decrease or fall in the price of complementary goods leads to increase in demand, अगले का प्राइस गिरा आपका डिमांड बढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन, यहां पे इनवर्स। 155, an increase in the price of complementary goods, an increase in the price of complementary goods, complementary goods का प्राइस बढ़ गया तो भैया हमारे जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, डिमांड विल डिक्रीज, यानी 155 का बी। 155 का बी। नाउ 156, इंक्रीज इन इनकम लेवल ऑफ बायर, बायर का इनकम लेवल बढ़ गया तो डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, यानी इंक्रीज इन डिमांड, 156 का ए, ओके। नाउ 157, डिक्रीज इन इनकम लेवल तो डिमांड विल डिक्रीज, 157 का बी। 158, which of the factor does not cause increase in demand, इनमें से कौन से फैक्टर की वजह से डिमांड डिक्रीज, सॉरी डज नॉट इंक्रीज, हाँ इनमें से कौन से फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स, सब्सिडी गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो हमारी डिमांड तो बढ़नी ही है, तो ये नहीं है आंसर। फॉल इन द प्राइस, फॉल इन प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का प्राइस गिर गया, हाँ प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो बाकी का ऑप्शन पढ़ने का नीड ही नहीं अब तो, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है, यहां डिमांड की बात कर रही है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका बी, यानी फॉल इन द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ 159, इंक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगा, चेंज इन बायर प्रेफरेंस टेस्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, यस हमने पढ़ा था फैक्टर में कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के फेवर में चला जाता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो 159 का ए, ठीक है। बी भी देख लेते हैं एक बार को, बी है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू कंज्यूमर्स हु फेवर दिस कमोडिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, हमने पढ़ा था अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड विल इंक्रीज, तो यस ये भी है। सी इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, तो सर सारे ही रीजन है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ सकता है, तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी 159 का डी। अच्छा वो बाकी का ऑप्शन पढ़ लिए, फिर स्कैम कर देता मैं नहीं तो, ऐसे बच्चों एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लिया करो, ठीक है, मेरी तरह जल्दी करने की जरूरत नहीं है। नाउ 160, विच ऑफ द फैक्टर डज नॉट कॉज डिक्रीज इन डिमांड, इनमें से किसकी वजह से डिमांड डिक्रीज नहीं होती है। फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स, सब्सिडी गुड्स का प्राइस गिरेगा तो हमारा डिमांड कम हो जाएगा। डज नॉट डिक्रीज पूछा तो जिसकी वजह से नहीं होती है, तो ए की वजह से तो होती है। बी राइज इन प्राइस, अरे राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा ना, डिमांड थोड़ा चेंज होगा, तो बी इज योर आंसर, ठीक है, बी इज योर आंसर। डाउट हो तो सी और डी देख सकते हो, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन इनकम लेवल, ये दोनों रीजन है जिनकी वजह से डिमांड डिक्रीज होता है, ठीक है, और इसने पूरा डिमांड किसकी वजह से डिक्रीज नहीं होता, तो बी वाले की वजह से डिक्रीज नहीं होता। नाउ 161 डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय, इनमें से किसकी वजह से डिमांड डिक्रीज होता है,
चेंज इन बायर प्रेफरेंस एंड टेस्ट अगेंस्ट दिस कमोडिटी, यस ये हमने पढ़ा है कि अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी कमोडिटी के अगेंस्ट रहता है तो उसका डिमांड डिक्रीज हो जाता है, तो इसका आंसर ए। अच्छा बी भी देख लेते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अवे फ्रॉम कंज्यूमर हु फेवर दिस कमोडिटी। ठीक है, अभी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बट इस तरीके से हुआ है कि जो लोग इस कमोडिटी को फेवर कर रहे थे उनको पैसा नहीं मिला, उनको पैसा नहीं मिला तो वो डिमांड नहीं कर पाएंगे, यानी डिमांड विल डिक्रीज। एंड सी डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड तो कम होनी ही है, यानी इसका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, 161 का भी डी। क्लियर है ना? 162। ओके तो बच्चों 161 तक हमने करे थियोरी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन, 161 तक हमने क्या करे, थियोरी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन। तो थियोरी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन यहाँ पूरे हुए। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब हम बात करते हैं किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। चलिए यहां से 162 से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज change in quantity demanded upon change in price, proportional change in quantity demanded upon change in price, change in quantity demanded upon proportional change in price, या proportional change in quantity demanded upon proportional change in price। समझो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसने ये ऑप्शन सोच लिया कि ए इसका आंसर है, बिल्कुल गलत। चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस से नहीं निकलता, क्या निकलता है, डिमांड क्या होता है, क्या था इलास्टिसिटी डिमांड का, कि इट इज दी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, यानी इसका आंसर होगा आपका डी, 162 का डी। परसेंटेज में चेक करते हो, सिर्फ चेंज को चेक नहीं करते हो ना। 163, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन प्राइस या परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, प्राइस टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस, प्राइस टू अ चेंज इन इनकम, क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज। मतलब बताइए इसमें से किसका है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ अ चेंज इन प्राइस। इसका आंसर है हमारा बी, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है किसकी वजह से, टू अ चेंज इन प्राइस की वजह से। नाउ 164, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज change in the quantity demanded of the product when price increases by 30%, percentage increase in the quantity demanded of the product when the price falls by 1%, increase in the demand for the product when its price falls by 10%, and D is decrease in the quantity demanded of the product when its price falls by 1%। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। तो बेटा ए वाला ऑप्शन सही लग रहा है, किसको लग रहा है ये वाला ऑप्शन सही, क्या बोल रहा है कि चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस बाय 30%। तो देखो वैसे कोई गलती इसमें इतनी सी है, यहाँ पे चेंज बोल दिया, एक्चुअली प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, तो डिमांड जो है ना क्वांटिटी डिमांडेड वो डिक्रीज होगा, तो उसको क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज लेना चाहिए था, इसने चेंज लिख दिया तो ये गलत है, तो ए नहीं आएगा। बी देखें, परसेंटेज इंक्रीजेज इन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 1%, प्राइस गिरा 1% से और जो क्वांटिटी डिमांडेड वो इंक्रीज हुई सर्टेन परसेंटेज से, तो ये बिल्कुल सही बता रहा है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो बी इज करेक्ट। सी वाला चेक करना है फिर भी चेक कर सकते हो, लाइक इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कभी इंक्रीज नहीं होती बेटा, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, तो सी बिल्कुल ही गलत। डी डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड व्हेन प्राइस फॉल, अरे प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी ना, तो ये भी गलत है, तो बी इज योर आंसर 164 का बी, कि परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल सही है, व्हेन देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस क्या हुआ है, प्राइस फॉल्स बाय 1% एंड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज बाय सर्टेन परसेंट, तो बिल्कुल सही बता रहा है, तो दिस इज योर आंसर 164 का बी। नाउ 165, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय, क्या था प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन Q0 इनटू P0 अपॉन चेंज इन प्राइस, यानी कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इनटू P अपॉन Q, तो ये दे रखा आपका डी वाले ऑप्शन में, तो 165 का डी। ठीक है, नाउ 166, यूजुअली द डिमांड फॉर नेसेसिटी, नेसेसिटी के लिए इलास्टिसिटी डिमांड मैंने बताया कैसी होती है बच्चों, कैसी होती है सर, इनइलास्टिक होती है, कैसी होती है, इनइलास्टिक। कौन सी इनइलास्टिक, अब इधर भी ऑप्शन दे दिया तुमको, हाईली इनइलास्टिक या स्लाइटली इनइलास्टिक, तो बच्चों हाईली इनइलास्टिक होती है। ठीक है, हाईली बोले या स्लाइटली बोले, आप बताइए, बताइए हाईली इनइलास्टिक करेंगे या इलास्टिक। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम हाईली इनइलास्टिक नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हाईली इनइलास्टिक हम उसके लिए सेव कर लेते हैं, एक काम करते हैं, वो याद है, एक तो होता है नेसेसिटी, एक होता है एब्सोल्यूट नेसेसिटी। एब्सोल्यूट नेसेसिटी यानी जिसके बाद जी ही नहीं सकते, तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी के केस में हाईली इनइलास्टिक होता है, और जहां सिर्फ नेसेसिटी दिया है तो वहां हम क्या लेंगे उसको, स्लाइटली इनइलास्टिक, यानी यहाँ आप लोगे क्या 166 का सी। क्लियर है बात, रीजन बता दिया मैंने क्यों।
क्योंकि एब्सोल्यूट नेसेसिटी भी होता है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी के केस में हाईली इलास्टिक होता है, ठीक है। नाउ 167, डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक यानी स्लाइटली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक आप बोल रहे हैं। तो इनमें से किसके लिए डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होता है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मूवी टिकट्स या बोथ ए एंड बी? बताइए। रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब समझे ना तुम लोग? अब बताओ, तो वाटर क्या है? नेसेसिटी, और नेसेसिटी की जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है? इनइलास्टिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर यानी ए। अच्छा, तुम में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इसका आंसर होना चाहिए? कि सर इलेक्ट्रिसिटी भी तो नेसेसिटी है। बेटा इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी है। उसके रेगुलर कंजप्शन ने हमको उसका आदी बना दिया है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी जिंदा रह सकते हो, वाटर के बिना नहीं रह सकते। और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है ना बच्चों, मल्टीपल यूजेस हैं। उस अकॉर्डिंग दोज कमोडिटीज विच हैव मल्टीपल यूजेस, उसका डिमांड कैसा होता है? इलास्टिक। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कैसे होगी? इलास्टिक, है ना। और वाटर की कैसे होगी? इनइलास्टिक, ठीक है। उसका आंसर क्या है? ए, 167 का ए। नाउ 168, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज हाईली इनइलास्टिक डिमांड? हाईली इनइलास्टिक डिमांड बताइए किसका? ज्वेलरी, इंपोर्टेड सोफा सेट, सॉल्ट या स्पोर्ट्स कार? तो बेटा इसका आंसर है सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? नेसेसिटी है, तो उसकी डिमांड कैसे होगी? हाईली इनइलास्टिक। और सॉल्ट अभी क्या है ना, ज्वेलरी, ज्वेलरी नेसेसिटी है क्या? हाँ, ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी तो खरीदोगे नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे सर। स्पोर्ट्स कार सस्ती हो जाएगी, खरीदोगे नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे सर। इंपोर्टेड सोफा सस्ता हो जाएगा, खरीदोगे नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे सर। यानी इनके केस में अगर प्राइस चेंज हो तो डिमांड पक्के से चेंज होनी है। बट सॉल्ट के केस में क्या है, चाहे महंगा हो सस्ता हो, सॉल्ट तो हमको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो इन सब में से अगर देखें तो यहाँ पे सॉल्ट एक ऐसा है जिसका डिमांड जो रहेगा क्या रहेगा? इनइलास्टिक। तो सॉल्ट इज योर आंसर, सी। 169, गुड्स विच कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस। इनमें से कौन से गुड्स को, मतलब हाँ, गुड्स विच कैन बी यूज्ड टू मल्टीपल यूजेस, वो कैसे होते हैं? उनकी इलास्टिसिटी कैसे होती है? अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? मल्टीपल यूजेस हैं। तो दोस कमोडिटीज विच हैव मल्टीपल यूजेस, उनका इलास्टिसिटी कैसा होता है? इलास्टिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? लेस इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, मोर इलास्टिक या जीरो इलास्टिक? तो मोर इलास्टिक। उनका डिमांड कैसा होता है? मोर इलास्टिक, ठीक है। 169 का सी। ये चीज मैं अपने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी करी, आपको पता हो, याद हो तो। नाउ 170, गुड्स विच हैव अ स्पेसिफाइड एंड पर्टिकुलर यूज। ऐसा कोई गुड जिसका केवल एक ही यूज है। तो मैं बताता वो कमोडिटी जिनका एक यूज होता है वो कैसे होते हैं? वो होते हैं लेस इलास्टिक। कैसे होते हैं? लेस इलास्टिक। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 170 का ए, दैट इज लेस इलास्टिक। जैसे एग्जांपल बताऊं, मोबाइल फोन के चार्जर, मोबाइल फोन के चार्जर का केवल एक ही काम है, मोबाइल फोन चार्ज करना, इसके अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का काम एक ही है, पेस्ट करने का काम आता है, बाकी कोई दूसरा काम ही नहीं उनका। तो उनका प्राइस चाहे बढ़े या कम होए, उनकी डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो उनका डिमांड कैसे रहता है? लेस इलास्टिक। तो दोस कमोडिटीज विच हैव ओनली वन यूज, स्पेसिफाइड यूज, उनका डिमांड कैसे रहता है? लेस इलास्टिक रहता है। तो 170 का ए। नाउ 177, ओ सॉरी 171, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इलास्टिक बिकॉज सर इट हैज नंबर ऑफ व्हाट? इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस, इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस, सी। Now 172, demand for a product will tend to be more elastic नहीं है, inelastic है। Demand for a product will tend to be more inelastic if it exhibits which of the following characteristics। बताइए इनमें से कौन सा रीजन है जिसके कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया डिमांड जो होगी वो कैसे होगी? inelastic। समझिए, the product has many substitutes। देखो सब्सिट्यूट जितने ज्यादा होंगे इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ। बी, द प्रोडक्ट इज अ लग्जरी। अरे लग्जरी भी अगर है ना, लग्जरी है तो लग्जरी प्रोडक्ट से क्या है? प्राइस चेंज होता है, डिमांड फट से चेंज होती है, तो वो भी इलास्टिक है, तो ये भी गलत है। सी, द प्रोडक्ट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम। हाँ जी, एग्जांपल, द प्रोडक्ट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम। वो जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की इनकम का बहुत ही छोटा परसेंट होल्ड करके चलता है, यानी वी कैन से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन खर्च करता है। जैसे मैगी, मैगी 10 रुपए से होकर 12 रुपए की हो गई, हुई, तो बताओ उसका डिमांड कम हुआ क्या? क्यों? क्योंकि कंज्यूमर अपनी इनकम का बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन उसके ऊपर खर्च करता है, इतना छोटा कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इसका प्राइस बढ़ जाए, तो इसकी डिमांड कैसी हुई? इनइलास्टिक। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए डी वाला भी चेक कर लेते हैं, आप लोग कह ही रहे हो तो। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टाइम फॉर द कंज्यूमर टू एडजस्ट। देखो ग्रेट डील ऑफ टाइम यानी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जब ज्यादा होता है ना तो वहां पे डिमांड इलास्टिक होती है बच्चों।
तो ए, बी और डी जो है वो इलास्टिक हैं, पर इसने हमसे इन इलास्टिक पूछा, तो हमारा आंसर क्या है? सी। नाउ 170, विच वन? हाँ 173। पढ़िए एक बार आप लोग। पढ़ा? पढ़ा आप लोगों ने? 173। चलिए देखते हैं क्या है। द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। देखो सब्स्टिट्यूट के केस में इलास्टिसिटी जो होती है इलास्टिक, ठीक है। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो बेटा द इलास्टिसिटी विल बी पर इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट। इन केस ऑफ टू परफेक्ट कमोडिटीज, अगर दोनों ही कमोडिटीज क्या एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो इलास्टिसिटी विल बी परफेक्टली इलास्टिक यानी इनफाइनाइट। ध्यान रखो, केवल सब्स्टिट्यूट्स हैं तो इलास्टिसिटी विल बी मोर इलास्टिक यानी हाईली इलास्टिक। बट अगर दोनों कमोडिटीज क्या है एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो इलास्टिसिटी जो होगी ना, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो होगा परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड का वैल्यू कितना होता है? ईडी का वैल्यू इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। 173 का इनफाइनाइट, डी। नाउ 174, विच इज करेक्ट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बताइए इनमें से क्या सही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में? इट इज सेवरल डिग्रीज एंड नेचर्स, it is unaffected due to change in price of other goods, it is immeasurable concept, it is due to the direction of change in price। तो बेटा देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस यानी बाकी फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये बात कहां कह रहा है? बी वाले में कह रहा है दैट इट इज अनअफेक्टेड, इट इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोई रिलेशन ही नहीं है कि चाहे दूसरे के गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा हो नहीं हो रहा हो, हमको क्या फर्क। तो यस इट इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स यानी बी इसका आंसर है। 170 का 174 का बी। नाउ 175, प्राइस ऑफ मैंगोज increases by 22%, ओहो, and the quantity of mangoes demanded falls by 25%, fine, so that demand for mangoes is। अब बताइए डिमांड फॉर मैंगोज कैसी है? अभी समझो यहाँ पे किसी को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा ना तो कुछ मत करना बच्चों, सीधा से कैलकुलेशन ले लेना। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना आया? 25%। प्राइस में चेंज कितना आया? 22%। 25 डिवाइड करो 22 से, 25 को डिवाइड करो 22 से, कितना आया? 25 डिवाइड बाई 22, ओहो हो 5 को डिवाइड कर दिया मैंने, ये आया 1.1। कितना आया बच्चों? 1.1। अरे लिखने में ही नहीं आ रहा, 1.1, 1.1। अरे तुमने सुन लिया ना, 1.1 आया। तो 1.1 बताओ क्या होता है बच्चों? इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक? 1.1 मतलब ग्रेटर देन यूनिटरी। ग्रेटर देन यूनिटरी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इलास्टिक। 175 का ए, ठीक है, क्योंकि 1.1 आई वैल्यू, 1 आती तो यूनिटरी इलास्टिक बोलता मैं, ठीक है। 1 से छोटे आती तो इन इलास्टिक बोलता। परफेक्ट इलास्टिक का बोलता जब इन्फिनिटी आती। 1 से बड़ी आई तो इलास्टिक है, ठीक है। और 5, 7, 8 आती तो हाईली इलास्टिक। नाउ 176, सपोज द प्राइस ऑफ मूवीज सीन एट अ थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 टू, अरे मूवी टिकट्स के प्राइस बढ़ गए 120 से 200 हो गए सीधे, बाप रे, नुकसान हो गया तो तुम लोग को, है ना। पर पर्सन द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व्स दैट द राइज इन प्राइस कॉजेस अटेंडेंस एट अ गिवन मूवी टू फॉल फ्रॉम 300%। ये तो होना ही था, प्राइस बढ़ा दिए 120 से 200 कर दिए, तो जो लोग मूवी देखने आए थे जो डिमांड थी वो क्या हो गई? कम हो गई, 300 से 200 ही रह गई। तो बताइए व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर मूवी? बताइए प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैसा है, तो इसको तो हमको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं। प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, ठीक है। चलिए करके देखते हैं सॉल्व। यस, फॉर्मूला था हमारा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। चलिए चेंज इन क्वांटिटी, पहले आते थे 300 लोग, अब आ रहे हैं मात्र 200 लोग, है ना। यस, तो 300
चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे, माइनस में निकालोगे ना। हाँ भाई, न्यू माइनस ओल्ड, पहले आते 300 200 यानी 200 माइनस 300 अपॉन ओल्ड प्राइस, सॉरी न्यू प्राइस, न्यू प्राइस कितना 200, ओल्ड प्राइस 120 इंटू पी, ओल्ड प्राइस वॉज 120, ओल्ड क्वांटिटी वॉज 300। ओके करिए कैलकुलेशन, इधर आया तुम्हारा, और नेगेटिव साइन ऑलरेडी आगे रहता है क्योंकि इनवर्स रिलेशन ऑफ डिमांड और वो है ना, तो ऊपर का जो माइनस साइन आएगा उसको इग्नोर करना क्योंकि आगे ऑलरेडी माइनस साइन लगा, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, दिमाग मत चलाना अपना। तो 100 अपॉन 80 इंटू 112 अपॉन 30 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वाओ 3 4 जा 4 2 जा, और ये आया हमारा 1/2 यानी कि 0.5। ओके क्लियर है, यही कुछ तो पढ़ा है हमने, यही कुछ तो सीखा है हमने, है ना। चलिए ठीक है, मैंने कैलकुलेशन सही तो किया ना। यप 0.5 इज द आंसर, यानी इसका आंसर है ए, 176 का ए। Now 177. Suppose the department store has a sale on its silverware. चांदी के बर्तनों पे सेल। ओहो हो। If the price of a plate setting is reduced from 300 to 200, okay, प्राइस गिर गया 300 से 200 आ गया, and the quantity demanded increase तो होनी थी, 3000 से 5000 पहुंच गई, तो बताइए what is the price elasticity। अरे बहुत ही आसान है, चलो एक बार में कर लोगे आप लोग। चलिए, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा क्वांटिटी में कितना चेंज आया बच्चों, बच्चों क्वांटिटी हो गई है इंक्रीज हो गई है, 3000 से 5000 हो गई, यानी नई क्वांटिटी कितनी है, नई क्वांटिटी 5000, पुरानी थी 3000। अच्छा प्राइस में क्या देखने को मिला, प्राइस था पुराना 200, नहीं प्राइस था पुराना था 300, पुराना प्राइस था 300 और नया प्राइस है 200। ओके, आगे ऑलरेडी नेगेटिव का साइन चलेगा। नाउ पुराना प्राइस 300, पुरानी क्वांटिटी 3000। ओके, नाउ 5000 में से 3000 के कितने बचे बच्चों, 2000 बचे सर, यहाँ पे 100 बचा, माइनस साइन जो आएगा आगे वाले माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटू 300 अपॉन 3000, ये कैंसिल, ये कैंसिल 1000 टाइम्स, इससे ये कैंसिल, तो आंसर योर आंसर इज 2। ठीक है, आंसर कितना आया 2, तो इसका आंसर हो गया आपका डिपार्टमेंटल स्टोर का आंसर 2 यानी बी। चलिए 178 की बात करते हैं अब। A store has a special offer on CD. It reduces the price from 150 to 100. प्राइस कम कर दिया, 150 से 100 कर दिया प्राइस उसका, and the quantity demanded, क्वांटिटी हमको चेंज देख। यस, क्वेश्चन नंबर 178 वापस पढ़ते हैं एक बार। A store has a special offer on CDs. It reduces the price from 150 to 100 rupees. The store manager observes that the quantity demanded increases from 700 to 1400 CDs. What is the price elasticity of demand for CDs? तो सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं सिंपली इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। प्राइस कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, 150 से 100 हो चुका है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ चुका है, तो सीधे से कर लेंगे हम। ED इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो भैया कितना चेंज इन क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी इज 1400, प्रीवियस क्वांटिटी वॉज 700 अपॉन चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस कितना है बच्चों 100, पुराना प्राइस कितना था 150, यही था ना। यस, नाउ पुराना प्राइस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी वॉज 700, तो यहाँ पे 700 अपॉन 50, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी आगे चलता है, इधर भी नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बार बार हम करते आ रहे हैं। ठीक है, इंटू 150 अपॉन 700, 700 से 700 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा, तो आपका आंसर इसका है 3, तो इसका आंसर है 178 का 3 यानी कि बी। क्लियर है बात,
क्लियर है बात? दिख रहा है ना? हाँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। सारे जैसे क्वेश्चन है तो कर लेंगे आप लोग मेरे हिसाब से। इफ अ शॉप रेजेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम 60 to 100, प्राइस बढ़ा दिया 60 से 100 कर दिया, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 400 to 300 यूनिट्स। देखो क्या हुआ, प्राइस को तो बढ़ा दिया 60 से 100 कर दिया, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर गया, कितने 400 से 300 हो गया। द प्राइस लास्ट सिटी ऑफ डिमांड इज, तो सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। फिगर्स क्या थे, मतलब फिगर्स थे हमारे 400 से फॉल्स फ्रॉम 400 to 300 एंड 60 to 100। ओके, तो न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन, ठीक है, अपॉन 100 माइनस 60, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, यही था। यस, इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। नाउ माइनस का 100 अपॉन 40 इंटू 60 अपॉन 400, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल। नाउ 6 अपॉन 4 4 जा 16 होता। 2 3 जा 2 8 जा, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, 3 को डिवाइड कर लीजिए 8 से, यू विल गेट योर आंसर। अभी देख लेते हैं हम। तो 0.375 आ रहा है हमारा आंसर, 0.375। तो डी इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, 179। नाउ 180 की बात करते हैं अब हम। वन एटी बच्चों, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी is 500 and quantity demanded is 20 kgs. If price rises to 750, price rises to, ऐसा लिखा है प्राइस राइजेस टू, ये नहीं लिखा कि प्राइस राइजेस बाय। अगर बाय लिखा हो तो 750 प्लस करते प्राइस और पुराने वाले प्राइस में। अभी लिखा है प्राइस राइजेस टू, यानी 750 तक हो गया है, यानी न्यू प्राइस है 750 एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू 15 kg। तो कैलकुलेट द प्राइस लास्ट सिटी, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना कम हुआ, 20 से 15 पे आ गया, ठीक। तो पूरा न्यू क्वांटिटी 15 माइनस पुराना क्वांटिटी, ठीक है, न्यू प्राइस 750, पुराना प्राइस 500, न्यू प्राइस 750, पुराना प्राइस 500 इंटू पुराना प्राइस अपॉन पुराना क्वांटिटी। यहाँ पे आया आपका माइनस का 5, और ये माइनस ऑलरेडी रहता ही आगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया 250, यहाँ पे आ गया 500 अपॉन 20, ये से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 अपॉन 20, यानी ये हमारा आ रहा है कुछ 0.5, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 0.5, यानी बी। Now next question, 181. The price of a tiffin box is 100 per unit and the quantity demanded in the market is 25,000 units. Company increase the price to 125 units. Due to this increase in price, increase in quantity demanded to 1 lakh. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा बीच में क्वेश्चन में एरर है। देखो क्या था, अर्लियर द प्राइस वॉज 100 यूनिट्स 100 रुपीज, तो डिमांड था 25,000। अभी प्राइस बढ़ गया है, अभी प्राइस बढ़ गया है, तो प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, प्राइस बढ़ गया 125, ठीक है। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज होगी, इट विल डिक्रीज। तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, तो ये थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ है। एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ।
क्या इसमें रेक्टिफाई करना है तुम लोग को? तो एक काम कीजिए, रेक्टिफिकेशन में हम ये कर लेते हैं यहाँ पे कि प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, 125 हो गया प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी रिड्यूस्ड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी बच्चों? इट विल बी रिड्यूस। तो रिड्यूस करके काम कर लीजिए, कितना करेंगे आप उसको? उसको आप कर लीजिए आप यहाँ पे 1 लाख है ना, तो उसको 1 लाख की जगह आप एक काम कर लीजिए, इसको कर लीजिए आप अरे एक मिनट। यप, हियर इट इज। ओके, तो एक काम कीजिए, इस 1 लाख जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कट, इससे कि आप ले लीजिए यहाँ पे 20,000, ठीक है। 20,000 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कीजिए, मतलब क्वांटिटी यहाँ पे, और ये इंक्रीज इन प्राइस, ये नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो आगे का ये जो है ना, ये कट हो जाएगा ऐसा। ओके, तो देखिए अभी करते हैं इस क्वेश्चन को हम इन फिगर्स के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अर्लियर द quantity was 25,000, now present quantity is 20, sorry, now quantity, new quantity is 20,000, earlier quantity was 25,000, new price is 125, earlier price was 100, old price upon old quantity, आगे साइन एक नेगेटिव चलता ही है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 5,000 अपॉन 25 इंटू 100 अपॉन 25,000, कैंसिल, यहाँ पे 000 कैंसिल हो गया हमारा, ट्वेंटी फाइव फोर ज़ा, तो 5 4 ज़ा 20, 20 अपॉन 25 कर लीजिए आप, कितना आएगा? 0.8, तो 0.8 इज योर आंसर, ठीक है, 0.8 इज योर आंसर, दिस वन। क्लियर है बात? थोड़ा चेंज किया हमने क्वेश्चन, बस वो कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 182, 182 क्या बोल रहा है? बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक मिनट यार, the price of a commodity decreases from 10 to 8 and the quantity demanded of it increases from 25 to 30, then the coefficient of price elasticity will be, coefficient of price elasticity मतलब अरे elasticity of demand ही मांग रहा है, elasticity of demand ही मांग रहा है, तो आप वैसे ही कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, जाइए फॉर्मूले में लगाइए, 25 to 30 हुआ तो 30 माइनस 25 अपॉन कितना? 8 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 25, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं हम भी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट इंक्रीजेस फ्रॉम 25 to 30, तो 30 माइनस 25, प्राइस कितना? 10 to 8, 8 माइनस 10 5 2 10 25, 2 5 ज़ास, ये 5 कैंसिल, तो योर आंसर इज 1, तो इसमें आपका आंसर है 1, 182 का ए, 182 का कितना? ए। नाउ 183, अभी देखो 183 में ऐसा लिखा 183 184 185 186 187, ऐसा समझो, एक मिनट रुको 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 रुको, ये 184 185 180 ये क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्चुअली
मतलब ये ऊपर लिखा ना कि टोटल एक्सपेंडिचर फॉर कंज्यूमर इंक्रीजेस इफ, और फिर ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो ये 184, 185, 186 ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ध्यान नहीं देने का। ये चार नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं, चार नीचे स्टेटमेंट हैं, आपको इसके बेसिस पे बताना है कि आंसर क्या सही है। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू या ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, या कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताने का, ठीक है, ऐसा। देखिए क्वेश्चन, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर डिक्रीजेस, नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस इफ, कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा कब, इफ। तो यहां पे चार सिचुएशन दिए कि डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। दूसरा, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, डिमांड इज इनइलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, डिमांड इज इनइलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। तो ये चार स्टेटमेंट दिए, तो बताइए इन चार में से ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज। तो अब बताइए क्या सेकंड ही है इसका आंसर, या थर्ड है, या फर्स्ट थर्ड है, या सेकंड थर्ड है। तो देखिए बच्चों, इसको करने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं, जो मैंने बताया, एक्सपेंडिचर मेथड याद है आप लोग को, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड याद है बच्चों आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, नहीं याद है? देखो क्या करना पड़ेगा इसमें, हमको निकालना है इसमें एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। अभी समझो, डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड इलास्टिक है और मान लो प्राइस जो है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो बताइए एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं आपके लिए। मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस था 10 रुपीज पर यूनिट, और उसका जो डिमांड था उस समय मार्केट में, वो हम ले लेते हैं 15 यूनिट्स था डिमांड। तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना हो गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज एक्सपेंडिचर हो गया कितना, 150। अभी क्या हुआ, डिमांड क्या है, इलास्टिक है, डिमांड क्या है, इलास्टिक है। अभी हम लेते हैं एक बार प्राइस को डिक्रीज करके देखते हैं। मान लो प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज होके हो गया 8 रुपीज पर यूनिट। अभी डिमांड इलास्टिक है, तो डिमांड क्या करेगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा इन रिलेशन टू प्राइस, है ना, यानी डिमांड ज्यादा कम हो जाएगा। तो डिमांड कम होके कितना हो गया, 15 से 10 हो गया सिर्फ। तो बताइए एक्सपेंडिचर कितना हो गया बच्चों, 80। तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या हुआ, प्राइस हुआ फॉल, तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, फॉल। तो हमारा जो ये जो इसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट रखा है कि बी सेकंड वाला, कि डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस इफ डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस फॉल, ऐसा है क्या? नहीं, प्राइस फॉल हो रहा था बल्कि टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। सेकंड वाला स्टेटमेंट तो कतई भी सही नहीं है, सेकंड वाला स्टेटमेंट तो कतई भी सही नहीं है। अब देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शन में गिवन है, यानी ए में गिवन है सेकंड वाला, और एक डी में गिवन है। तो ना तो ए है इसका आंसर, ना डी है आंसर, ना तो ए इसका आंसर है ना ही डी इसका आंसर है, ठीक है। चलो अब एक बार प्राइस को इंक्रीज करके देखते हैं, प्राइस को इंक्रीज करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन रखते हैं, इस बार बस ये चेंज हो रहा है बच्चों, पहले भी 10 इंटू 15 था, एक्सपेंडिचर था 150, अभी प्राइस मान लो इंक्रीज हो गया। एक मिनट रुको, अच्छा मैंने ऊपर एक स्कैम कर दिया, छोटा सा, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा स्कैम कर दिया मैंने ऊपर। प्राइस को डिक्रीज किया था ना मैंने, अरे प्राइस डिक्रीज किया था ना, तो क्वांटिटी को इंक्रीज करना था ना मुझे, कोई बात नहीं, अभी किए देते हैं। क्वांटिटी विल इंक्रीज, ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज होगा। हम ये क्या लेके चल रहे हैं, इलास्टिक। तो 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 160। माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, मैं ध्यान नहीं दिया अगेन, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, ठीक है, प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। तो अभी एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 160। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस तो फॉल हो रहा है बट हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 150 से 160 हो गया। बताओ मैंने पहले वो गलत कर दिया था, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि
जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, सॉरी पहला वाला नहीं, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है कि डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ठीक है, अरे वो हो गया गड़बड़ ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है बात? चलिए अब एक काम करते हैं, हम प्राइस को गिरा के देखते हैं क्या सेकंड, क्या फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी ट्रू आता है क्या। चलिए ओके नाउ प्राइस इंटू क्वांटिटी, अगेन वो 10 इंटू 15 वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा इस बार प्राइस को क्या करना है, इंक्रीज करना है। प्राइस को क्या करना है, इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज करके मैंने कर दिया 12। अभी समझो प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। तो प्राइस तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ बट क्वांटिटी डिमांडेड क्योंकि इलास्टिक है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा कम हो जाएगी, तो मैंने डिक्रीज करके उसको कर दिया 10। ठीक है, तो अभी कितना आ रहा है एक्सपेंडिचर 120। तो यहाँ पे आप देखिए ऑल दो प्राइस इंक्रीज हुआ बट टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारा, डिक्रीज। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, यानी फर्स्ट जो स्टेटमेंट इसने दिया है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसने दिया है ये सही नहीं है, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस वाला। तो सेकंड इज ट्रू। अभी सेकंड के साथ समझो, अब या तो ऑप्शन होगा ए वाला कि ओनली सेकंड, या फिर ऑप्शन होगा तुम्हारा डी वाला जहां पे वो बोल रहा है बोथ सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो एक काम करते हैं, थर्ड वाले स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चों, थर्ड वाला स्टेटमेंट ये बोल रहा है हमसे कि डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। तो चलो करके देखते हैं, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं हम 10-15 वाला। नाउ ये बोल रहा है डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड इन इलास्टिक है और प्राइस क्या हो रहा है, थर्ड वाले में प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस राइजेस। ओके, तो प्राइस को बढ़ाते हैं, प्राइस मैंने बढ़ाया, प्राइस बढ़ा के मैंने कर दिया 14। और डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, यानी डिमांड डिक्रीज तो होगा बट ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। समझ रहे हो, जितना चेंज प्राइस में है उससे थोड़ा कम चेंज यहाँ पर आएगा डिमांड में। तो मैंने काम कर, तो प्राइस राइज हुआ तो डिमांड विल फॉल, तो डिमांड फॉल होकर कितना हो गया, 14 यूनिट्स हो गया। कितना हो गया, 14। नाउ 14 इंटू 14 कितना होता है बच्चों बताओ, 14 इंटू 14 196। तो इस केस में देखिए प्राइस हो रहा है राइज और एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी जो इसने कहा है, थर्ड स्टेटमेंट भी जो इसने कहा है वो क्या है, करेक्ट है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी का बोथ सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है बात? ऐसा यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर और प्राइस का रिलेशन के थ्रू हमने देखा कि बताओ एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा। तो हमने दोनों सिचुएशन देखी, इलास्टिक और इनलास्टिक, कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा। तो आपको भी वाला ऐसे ही करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नाउ 188, एक्चुअली 188 है नहीं, ये 184 ही है, वो नंबरिंग उधर स्टेटमेंट्स में 184 ऐसे चली गई थी, अब क्या करें। नाउ 188, गिवन द फॉलोइंग फोर पॉसिबिलिटीज विच वन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। बताइए, यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन है वैसा, ये चार आपको सिचुएशन दे रखी है, बताइए इसमें से कौन सी सिचुएशन में कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। तो डिमांड इज यूनिटरी एंड प्राइस फॉल्स, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस, तो ये अभी अभी हमने किया है बच्चों, ये अभी अभी हमने किया है कि डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, दिस स्टेटमेंट वाज ट्रू। तो यानी इसमें भी पता हो एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस ये सही है। इसके बाद फिर सी और डी में एक चेंज कर लीजिए एक्चुअली इसमें डी वाला ऑप्शन भी दे रखा, तो डी वाला ऑप्शन भी सही है और बी वाला ऑप्शन दोनों ही सही है। बट अभी दिक्कत क्या ना, यहाँ पे वो स्टेटमेंट वैसा नहीं दिया। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ डिमांड इज इनइलास्टिक लिखा है ना,
इस डिमांड इज इन इलास्टिक की आप कर लीजिए यहाँ पे, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक कर लीजिए, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। ओके, डी वाले ऑप्शन में। तो उसके हिसाब से आपका आंसर में आएगा केवल बी। अभी अभी दोनों आंसर तो कर नहीं सकते ना, बी एंड डी, इसलिए। चलिए ना 189, नहीं चाहो तो 188 को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ड्राफ्ट क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग में एरर है, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में एरर है, ठीक है ना। 189, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम एज बिफोर, देन इलास्टिसिटी अंडर टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड कौन सा था? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, याद है? एक्सपेंडिचर मेथड में हम तीन तरह की इलास्टिसिटीज कैलकुलेट कर सकते थे, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1 एंड ईडी इज लेस देन 1। तो देखिए क्या बोल रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आया, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा। तो याद करो बच्चों, तीन हमने करे थे केसेस, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1। तो ईडी इक्वल्स टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। तो यूनिटरी इलास्टिक में कैसा था, ईडी इक्वल्स टू 1 में, कि चाहे तो प्राइस इंक्रीज हो या चाहे प्राइस डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज। याद है, चाहे तो प्राइस इंक्रीज हो या चाहे प्राइस डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा इक्वल टू यूनिटी, यानी ईडी इक्वल्स टू 1। व्हेन डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, तो इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर्मूला हमने देखा था कि चाहे प्राइस बढ़े या चाहे प्राइस कम हो जाए, टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। यहाँ पे वो बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो बताइए इलास्टिसिटी डिमांड कैसे होगी? इलास्टिसिटी डिमांड विल बी बच्चों ईडी इक्वल्स टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक। योर आंसर इज ए। नंबर 190, when increase in prices is exactly balanced by a proportionate reduction in the purchase quantity, then elasticity under total method is, total outlay method is। तब बताइए यहाँ पे क्या ये बोल रहा है, when increase in price, प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, is exactly balanced by a proportionate reduction in the purchased quantity, यानी जितना परसेंटेज से तुम्हारा प्राइस इंक्रीज हुआ था उतना ही परसेंटेज से तुम्हारा क्वांटिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो बताइए टोटल आउटले मेथड के अकॉर्डिंग आपका इलास्टिसिटी कितना आया? तो सर नहीं समझ में पड़ा, कैसे करेंगे इसको? चलो मैं इसको आपको इलस्ट्रेशन लेके बताता हूं एक। देखिए मान लेते हैं अर्लियर द प्राइस वाज 10 रुपीज, ठीक है, एंड द क्वांटिटी वाज and the quantity was 2, ठीक है। अभी क्या हुआ, क्या हो रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितना परसेंटेज चेंज, जितना परसेंटेज चेंज किस में आया है, एक मिनट रुको इसको 20 कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आसान रहेगा। हाँ, आइए बोल रहा है कि जितना परसेंटेज चेंज यानी जितना परसेंट से प्राइस इंक्रीज हुआ है उतना ही परसेंट से आपका क्वांटिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। तो देखो मान हमने क्या करा, प्राइस को 22% से बढ़ा लिया, 2 नहीं 20। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइस को बढ़ाते हैं कितना? 20% से। अगर 20% से प्राइस बढ़ेगा तो अभी 10 रुपीज है, तो 20% बढ़ के कितना हो जाएगा? प्राइस विल बी 12, प्राइस विल बी 12। अभी समझो क्वांटिटी विल फॉल, क्वांटिटी डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज करना मांगता क्वांटिटी को? कि सर 20% ही कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 20% ही कम करना पड़ेगा हमको। तो चलिए करते 20% ही कम। 20 का 20% कितना होता है बच्चों? 20 का 20% कितना होता है? 4। तो चलिए, तो 20 में से 4 क्या? दैट इज 16। नाउ 12 इंटू 16 कितना आएगा? 16 टाइम्स 160, और 160 में 32 यानी 192, 192। तो बताइए बच्चों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? बताइए डिमांड कैसी है? डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इज इनइलास्टिक, और क्या? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू बताना है आपको। यहाँ पे किसके थ्रू बताना है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको कि प्राइस तो क्या हुआ? प्राइस हुआ इंक्रीज, एंड एक्सपेंडिचर क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया डिक्रीज, ठीक है। प्राइस तो क्या हुआ? इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बताइए क्या था? जैसे
यूनिटरी इलास्टिक का था कि एक्सपेंडिचर मेथड में अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो फिर चाहे प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन कांस्टेंट, तो वो होता था ईडी इक्वल्स टू 1। अभी याद करो दूसरा क्या था, एक था बच्चों इफ प्राइस एंड एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्राइस एंड एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है जैसे कि अभी हो रहा है और एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। इट मींस दैट ईडी इज व्हाट, ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिक, यानी ईडी इज ग्रेटर देन 1, याद है। और जब प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी प्राइस भी इंक्रीज हो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो, या प्राइस डिक्रीज हो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो, तो वो होता था ईडी इज लेस देन 1, यानी लेस इलास्टिक। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में ऐसा ही था। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है एंड बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इट मींस दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होगा, हमें इसमें इलास्टिक यानी ग्रेटर देन 1। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, आगे क्वेश्चन ये रहा 190 का ग्रेटर देन यूनिटरी बी। ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटी, इसका आंसर हो गया हमारा बी। नाउ 191, एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चों एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो आपने आपका एक्सपेंडिचर है सामने वाले के लिए क्या उसका रेवेन्यू है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर ही है। तो अगेन सेम सिचुएशन है, ये बोल रहा है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। अभी वही बात आ गई जो मैंने भी बताई कि अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर बोथ मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन, दोनों इन सेम डायरेक्शन में रहने की, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डिमांड इज लेस इलास्टिक यानी लेस देन 1। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला वाला ए कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डिमांड इज इलास्टिक, कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व एट अ पॉइंट एट विच प्राइस इज वेरी हाई एंड द क्वांटिटी डिमांड इज वेरी लो। तो बताइए इसमें ऐसा आंसर क्या है, हमारा आंसर होगा बच्चों इसमें से ए, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका मतलब डिमांड इज इनइलास्टिक। और हमने भी बात करी कि प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक में ये होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, 191 का ए। नाउ 192, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, an increase in price will have a positive effect on the total revenue of the firm। हाँ ये सही है कि अगर डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है, अभी हमने देखा प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, एक्सपेंडिचर विल आल्सो इंक्रीज। सेकंड, इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इलास्टिक एंड इंक्रीज इन प्राइस विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, नहीं, इलास्टिक है तो वहां पे क्या आएगा, इनवर्स इंपैक्ट आएगा। हमने देखा ना कि प्राइस इंक्रीज होगा तो वहां पे एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज, तो बी सही नहीं है इसका। नाउ सी, if the demand for the product is inelastic and increase in price will have a negative impact, नहीं, नेगेटिव इंपैक्ट तो होता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है हमको इनइलास्टिक के केस में, तो सी भी इसका आंसर नहीं है। डी, if the demand for the product is inelastic, a decrease in price will have a positive impact, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे आ सकता है यहाँ पे, तो इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है, जहां पे वो सही से बता रहा है कि अगर प्राइस क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज हुआ, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमने अभी देख रखा है। ठीक है, कि इनइलास्टिक के केस में प्राइस एंड एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, यानी दोनों इंक्रीज होंगे और दोनों डिक्रीज होंगे। इनइलास्टिक के केस में, सॉरी इनइलास्टिक क्या, इलास्टिक के केस में क्या होगा, इलास्टिक के केस में क्या होगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा आपको। तो 192 का ए। अभी देखो समझो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सच्ची में बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनका अगर आपने प्रैक्टिस अभी सही से आ गया, या आपको एक क्वेश्चन अच्छे से आ गया, तो समझो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, क्योंकि एग्जाम में इतना इस लेवल पे क्वेश्चन तो नहीं जाएगा, दैट आई कैन अश्योर यू। पहले अटेम्प्ट में तो नहीं आएगा, मतलब पहले अटेम्प्ट में तो नहीं जाएगा। नाउ 193, इन डिमांड सप्लाई एनालिसिस, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड कर्व फॉर एन इंफीरियर गुड। तो बताइए, देखो इनकम बढ़ रही है कंज्यूमर की, तो बताइए जो इंफीरियर गुड्स हैं उसके डिमांड कर्व पे क्या आपको असर देखने को मिलेगा। तो हम जानते हैं
कि इंफीरियर गुड्स का बच्चों क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। मतलब अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड विल डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज होगा तो बताइए डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा, और डिमांड कर्व शिफ्ट कहाँ होगा, बैकवर्ड। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, शिफ्ट अपवर्ड, शिफ्ट डाउनवर्ड, शिफ्ट अपवर्ड टू द लेफ्ट, और या शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट, बताइए। तो सर एक काम करते हैं, इसका डिमांड कर्व पहले बना के देख लेते हैं फिर समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी इंफीरियर गुड्स का मैंने बताया था कल आपको, इंफीरियर गुड्स में बच्चों लॉ ऑफ डिमांड लगता है, यानी इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, ठीक है। अभी क्या हो गया, इनकम बढ़ गया है, इनकम क्या हो गया है, बढ़ गया है, नहीं बढ़ा, हाँ बढ़ गया है। तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, कम, यानी डिमांड कर्व पहले यहाँ था, अब डिमांड कर्व पीछे चला जाएगा यहाँ पर। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट, यानी डाउनवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। डाउनवर्ड शिफ्ट कहाँ की तरफ, टुवर्ड्स दी लेफ्ट, टुवर्ड्स दी लेफ्ट। तो डाउनवर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स दी लेफ्ट, शिफ्ट्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स दी लेफ्ट, ये रहा बी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए 193 का बी। आते हैं 194 पे, डैश गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी वही नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है इन गुड्स का। कौन से गुड्स का बच्चों, लग्जरी गुड्स, नहीं लग्जरी गुड्स का तो पॉजिटिव होता है, नॉर्मल गुड्स का ही पॉजिटिव होता है, नेसेसिटी का कोई ज्यादा नहीं रिलेशन होता। इंफीरियर गुड्स का क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। अभी हमने ऊपर बात की थी क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या होगा, इंफीरियर गुड्स दे हैव अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ 195, इफ क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज इनकम चेंजेस, इनकम तो चेंज हो रही है बट क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी बच्चों, बताओ। इनकम तो चेंज हो रही है बट क्वांटिटी डिमांडेड में हमको इतना सा भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड सेम की सेम है। तो बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो देखो बच्चों, इसके लिए आप चाहो तो क्वेश्चन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वैसे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे सकता हूँ 0, बट मैं चाहूंगा कि आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिले। तो बच्चों देखो, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू पुराना अपॉन पुराना, यही था, यही था फॉर्मूला, हाँ यही था फॉर्मूला। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकम चेंज हुआ है बट क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ मतलब मान लीजिए पहले भी 10 क्वांटिटी था, अभी भी 10 है। इनकम पहले था, इनकम पहले था 20, नहीं नया इनकम है 20 और पहले था इनकम 10। तो देखिए ये सब कैंसिल, 10 माइनस 10 0, अभी ऊपर में 0 हो गया, अभी 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। अब वैसे भी अगर इतना लंबा नहीं करते तो सीधी सी बात है, दिखती सी बात है इनकम इलास्टिसिटी में कि भैया इनकम चेंज हो रही है पर डिमांड चेंज नहीं हो रही, डिमांड चेंज नहीं हो रही यानी डिमांड तो क्या है, चेंज ही नहीं हो रही। तो इनकम चेंज हो रही है यानी कि ईडी का वैल्यू कितना आएगा 0, यानी डिमांड क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, डिमांड क्या है यानी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में ईडी का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0, 195 का 0। नाउ 196, गुड्स हैविंग जीरो इनकम इलास्टिसिटी आर। अब बताइए इनमें से ऐसा कौन सा गुड्स है जिसका जीरो इनकम इलास्टिसिटी होता है, मतलब इनकम चाहे बढ़े इनकम चाहे कम होए इनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, बताइए किसमें। पहला ऑप्शन इंफीरियर गुड्स, नहीं नहीं इंफीरियर गुड्स नहीं होता बच्चों, इंफीरियर गुड्स में तो नेगेटिव इनकम फैक्ट होता है, वहां तो डिमांड चेंज होती है। नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स की मैं बात करूंगा, नॉर्मल गुड्स में बच्चों पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, क्या होता है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, यानी अगर इनकम बढ़ गया तो वी विल कंज्यूम मोर। लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स में भी क्या होता है वेरी हाई पॉजिटिव इफेक्ट, यानी हमारी इनकम जरा सी ही बढ़ती है तो हम क्या करते हैं हमारी डिमांड को लग्जरियस गुड्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इसका आंसर क्या है नन ऑफ दी अबव, यानी 196 का डी। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए 197, इफ एन increase in consumer income leads to a increase in the demand for product X, तो प्रोडक्ट X कौन है, इनकम बढ़ी तो प्रोडक्ट X की डिमांड भी बढ़ गई है, तो बताइए प्रोडक्ट X कौन सा है, क्या वो नॉर्मल गुड है या वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्या वो इंफीरियर गुड है या वो नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ध्यान रखना नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा होता है
पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, यानी डिमांड, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मल गुड्स होगा। क्या होगा? नॉर्मल गुड्स। तो 197 का ये। नाउ 198, फॉर डैश गुड्स इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। तो इसका आंसर अगेन क्या होगा बच्चों? एबनॉर्मल, नॉर्मल, इंफीरियर या सुपीरियर? तो बेटा बेटा इसका आंसर है नॉर्मल गुड्स, सीधी सी बात। सुपीरियर गुड्स कुछ होता ही नहीं है पहली बात तो। 199, इफ इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 मतलब जितना इनकम चेंज हो रही है ना उससे ज्यादा डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है? तो इट मींस दैट प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड्स डैश एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। तो बताइए प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट क्या होगा? मैंने क्या बोला? ग्रेटर देन 1 मतलब कि जितना इनकम बढ़ा उससे ज्यादा डिमांड बढ़ गया। अभी उससे ज्यादा डिमांड बढ़ गया मतलब कि आप क्या कर रहे हो? पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हो। तो अगर इनकम बढ़ा है तो आपका जो खर्चा करने का जो प्रपोर्शन है वो भी क्या होगा? बड़ा होगा, यानी इधर क्या आएगा? इंक्रीज। इसका आंसर क्या होगा? ए, 199 का ए। क्योंकि अगर इनकम बढ़ता है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, और जितना इनकम बढ़ता है ना उससे ज्यादा प्रपोर्शन में तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है। नाउ 200 पे आई गए फाइनली। For a product to be called income elastic, the income elasticity has to be above 1, below 1, 0 या between -1 and 0। बताइए अगर किसी प्रोडक्ट को आपको कहना है कि हाँ यार ये इनकम इलास्टिक है, इनकम इलास्टिक है मतलब कि हाँ इनकम चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है, तो बताइए उसको आप कैसे बताओगे? क्या उसका EY का वैल्यू कितना होना चाहिए? बिलो 1। अब अभी अगर 1 से नीचे है तो इसका मतलब वो लेस इलास्टिक है। नहीं, इनकम इलास्टिसिटी पूछा, उसने बोला कि इलास्टिक कब होगी इनकम, तो बेटा इलास्टिक कब होगी? व्हेन EY का वैल्यू, इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा, यानी अबव 1 विल बी योर आंसर। इसका आंसर होगा बी, यानी अबव 1। क्लियर है बात? तो बच्चों यहां तक आज हमारा क्वेश्चन हुआ इस सेशन का, ठीक है? आज काफी टाइम लगे क्योंकि बड़े क्वेश्चन थे, समझाने वाले क्वेश्चन थे, तो हमारे अगेन नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस भी हो गए। अब बचे हमारे नेक्स्ट 115 या 100 एंड कुछ 110 क्वेश्चंस, उसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में बच्चों, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो बच्चों पूछने का, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, और ध्यान रखो अच्छे क्वेश्चन है ये, इन्हीं का प्रैक्टिस कर ले तो वही सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एग्जाम के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।